शेदिल क्लाउड और शेदिल आईटी अकेडमी में काम कर रहा हूँ। मैं AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफाइड हूँ और एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफाइड। तो हम इस पे आते हैं अपने वेबिनार की तरफ। ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? हम सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि मॉनिटरिंग क्या होती है और कुछ मॉनिटरिंग की टर्म्स क्या है। उसके बाद हम प्रोमीथियस की डिप्लॉयमेंट करेंगे और ग्राफाना की डिप्लॉयमेंट करके उन दोनों की इंटीग्रेशन करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, मॉनिटरिंग तो सबको पता है क्या होती है कि हम किसी भी सर्वर हो गया हमारा, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस है या कोई एप्लीकेशन है, उसके मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जैसा अगर सर्वर को ले तो हमारा कोई CPU यूटिलाइजेशन होता है, रैम यूजेज होती है, डिस्क यूटिलाइजेशन होती है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है मॉनिटरिंग में। अच्छा, मॉनिटरिंग दो टाइप की होती है। एक कहलाती है ब्लैक बॉक्स मॉनिटरिंग और एक कहलाती है वाइट बॉक्स मॉनिटरिंग। जो ब्लैक बॉक्स मॉनिटरिंग होती है उसमें सिर्फ ये होता है कि हम आउटर साइड से, मशीन के आउट से हम देखते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी एक सर्वर चल रहा है तो मैं उसको पिंग करके देखूंगा कि वो अवेलेबल है भी या नहीं। मैं मशीन के अंदर नहीं जा रहा, उससे कोई CPU यूटिलाइजेशन या उसकी कोई रैम डिस्क वगैरह नहीं देख रहा। मैं सिर्फ आउटसाइड से मैं उसको पिंग कर रहा हूँ कि वो ऑनलाइन है या नहीं। इसी तरह कोई जैसा हमारे सर्वर्स होते हैं, एप्लीकेशन होती है, हम क्या करते हैं, वेब ब्राउजर से सर्च करते हैं उसको। तो अगर हमारा सर्वर सही चल रहा है, एप्लीकेशन सही चल रही है, तो डिफरेंट HTTP के एरर्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं 100, 200, 300। तो जो जैसा 404 अक्सर एरर आता है हमें कि फाइल नॉट फाउंड। तो ये क्या होता है कि ब्लैक बॉक्स मॉनिटरिंग होती है कि हम बाहर से इसको देख रहे होते हैं। जो सेकंड चीज़ होती है वो वाइट बॉक्स मॉनिटरिंग। वाइट बॉक्स मॉनिटरिंग क्या होता है कि हम सर्वर के जितने भी जो डिटेल स्पेक्स हैं, फॉर एग्जांपल CPU यूटिलाइजेशन होती है, उसके बाद CPU यूटिलाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस चल रहे होते हैं, उसके थ्रेड्स चल रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के जो मॉनिटरिंग है ये वाइट बॉक्स में आती है। मैं रैम देख रहा हूँ, मेरी रैम कितनी फ्री है, कितनी यूटिलाइज हो गई है, मेरा कितना कैशे यूटिलाइज हुआ है, इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें वाइट बॉक्स मॉनिटरिंग में आती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये दो चीज़ें टर्म समझ आ गई आपको? टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम्स, दो टाइप के मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं, जैसा पुल बेस्ड और पुश बेस्ड। पुल बेस में प्रोमीथियस आता है और पुश बेस में हमारे पास नेगियोस होता है और ज़ैबिक्स होता है। अच्छा, पुल बेस क्या होता है सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर? पुल बेस ये होता है कि जिससे मेरा प्रोमीथियस सर्वर रन हो रहा है तो जो भी नोड्स हैं, बेसिकली हम जो भी सर्वर मॉनिटर कर रहे होते हैं उनको नोड्स कहते हैं। तो उन सर्वर को क्या कहते हैं, प्रोमीथियस रिक्वेस्ट जनरेट करता है कि सर्वर को कि अपनी स्टैट्स मुझे या अपने मैट्रिक्स जो है मुझे डिलीवर करो। तो ये जो चीज़ खिलाती है पुल बेस, यानी सर्वर रिक्वेस्ट कर रहा है अपने क्लाइंट को कि वो डाटा उसको दे। दूसरा ऑप्शन होता है पुश बेस्ड। पुश बेस्ड क्या होता है कि जो नोड होता है वो खुद जो होता है अपने सर्वर को कनेक्ट होता है और उसको अपना डाटा देता है। इसमें जिससा ये होगा कि क्लाइंट जो है अपने मैट्रिक्स खुद फॉर अ टाइम भी, आफ्टर सम टाइम कोई कंडीशंस होगी, जिससा कभी कोई मैट्रिक्स चेंज हो रहा है या CPU यूटिलाइजेशन चेंज हो रही है, तो अपने सारे मैट्रिक्स जो है अपने प्रोमीथियस सर्वर को, प्रोमीथियस तो पुल बेस है, जैसा नेगियोस अगर हमने कॉन्फ़िगर किया तो उसको अपने मैट्रिक्स सेंड करेगा। तो ये बेसिकली पुल बेस और पुश बेस में डिफरेंस है। उसके बाद सेकंड आते हैं मॉनिटरिंग टर्म्स। अच्छा, कुछ मॉनिटरिंग टर्म्स होती हैं जैसे डाटा रेजोल्यूशन हो गई, डाटा लेटेंसी हो गई और डाटा डाइवर्सिटी। मौजूद कोई क्वेश्चन है? जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया पुल बेस और पुल बेस, तो दोनों का आपने बता भी दिया कि पुश बेस और पुल बेस, मतलब इसका फायदे और नुकसान क्या है? पुल बेस की क्या फायदे क्या नुकसान है, पुश बेस की क्या बेनिफिट है और उसकी क्या हाइंडसाइट है, नेगेटिव साइड? अच्छा जी, पुल बेस का अगर हम कंडीशंस देखें, इसका ये हम जनरली नहीं कह सकते कि पुल बेस खराब है, नुकसान है ज़्यादा, पुश बेस नुकसान है। अब फॉर एग्जांपल कोई हमारा सिनेरियो एक ऐसा है कि हमारा कोई भी सर्वर रन हो रहा है जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब उसमें क्या कहते हैं, काफ़ी देर बाद चेंजेस आती हैं, फॉर टाइम भी 1 आवर के बाद। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि अगर पुल बेस होगा तो वो बार बार उसको पिंग कर रहा होगा कि आफ्टर 5 सेकेंड और आफ्टर मिनट कि मुझे चेंजेस बताओ। ठीक है, तो ये क्या होगा कि हमारा जो रिक्वेस्ट होगा उस पर ट्रैफिक जनरेट होगा, यानी उस पर बर्डन आएगा। और पुश बेस में क्या होगा कि वो सर्वर जब भी वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने सर्वर को बता देगा कि हाँ भाई मेरी स्टेट चेंज हो गई है और मेरी स्टेट चेंज होने के बाद मेरे ये मैट्रिक्स है। तो ये डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ज्यादा एफिशिएंट कौन सा हुआ, पुल बेस्ड हुआ या पुश बेस्ड हुआ?
मैं जैसे पहले बोला था कि एफिशिएंट दोनों की कंडीशंस है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते पुल बेस वो है पुश बेस है। अब जैसे हम कोई सर्वर कर रहे हैं तो उसमें पुल बेस ज्यादा वो सही रहेगा, क्योंकि हमें सर्वर को जो है एवरी सेकंड ईच सेकंड पे उसके मैट्रिक्स चेंज हो रहे होते हैं, तो इस सिनेरियो में हम पुल बेस कॉन्फ़िगर करेंगे। अब कोई ऐसी चीज है कि हमें चाहिए कि हमें सिर्फ वो उस वक्त अपने मैट्रिक्स बताए जब उसमें चेंज आए, ठीक है। अब वो चेंज आफ्टर एन आवर भी आ सकता है, हो सकता है एक दिन बाद चेंज आए। तो इस सिनेरियो में हमारा पुल बेस जो होगा वो यानी एक्स्ट्रा ट्रैफिक जनरेट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल हमने उसको 1 मिनट के टाइम इंटरवल पे उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब मेरा चेंज तो एक दिन बाद आना है, लेकिन वो उसके चक्कर में पूरा दिन अपना एक मिनट बाद ट्रैफिक या रिक्वेस्ट जनरेट करता जाएगा। तो इस सिनेरियो में अगर हम जाए तो हम फिर पुश बेस की तरफ जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, सही है, क्योंकि मुझे बताया लग रहा है कि पुश बेस जो है वो ज्यादा लोड क्रिएट करता हुआ, क्योंकि अगर आपके नंबर ऑफ सेंसर्स ज्यादा हैं तो और उनके ऊपर एक सर्टेन टाइम आपने सेट किया हुआ या बाय डिफॉल्ट सेट है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सेंसर्स की कंटिन्यूसली भेजते रहेंगे सर्वर पे, और सर्वर के लोड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पुल बेस। पुल बेस में ये होगा कि पुल बेस में वो उसको इंफॉर्मेशन कोई भी सेंसर भेज नहीं रहा होगा, बल्कि सर्वर खुद उसको जो है वो पुल कर रहा होगा। तो उस सूरत हाल में सर्वर की अपनी आप सेटिंग करते हुए उसको पुल करवा सकते जी। अब वो सर्वर को जब भी अपने मैट्रिक्स चाहिए अपने नोड से या सर्वर से, वो ऑटोमेटिकली उसको रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और जो नोड हैं वो उसको अपना डाटा सेंड कर देंगे। सही सही। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इधर थी 2-3 टर्म्स थी, डाटा रेजोल्यूशन, डाटा लेटेंसी एंड डाटा डाइवर्सिटी, ठीक है। डाटा रेजोल्यूशन क्या होती है? refers to the number of metrics the system is monitoring. फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ एक सर्वर है मेरा, ठीक है। अब मैं सिर्फ उसका सीपीयू और रैम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 2 है, लो लेटेंसी, लो डाटा रेजोल्यूशन है। लो का मतलब है कि मैं हाई लेवल उसके मैट्रिक्स जो है व्यू कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ देख लिया कि यार सीपीयू कितना है, रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितनी है। अच्छा, अगर हाई डाटा रेजोल्यूशन होगी तो उसमें क्या होगा कि मैं इन डेप्थ मैट्रिक्स को मॉनिटर कर रहा हूँ। अब हाई लेवल तो हो गया कि मैंने सिर्फ सीपीयू की बेसिक यूटिलाइजेशन देख ली और हार्ड डिस्क की देख ली। अब इसी सिनेरियो में इन डेप्थ या हाई रेजोल्यूशन क्या होगी? अब जैसा एक सीपीयू होता है जिसमें आपको पता है कि डिफरेंट कोर्स होती हैं, कोर्स के अंदर फिर थ्रेड्स होते हैं और उस पर डिफरेंट प्रोसेस रनिंग कर रहे होते हैं। तो मैं जितना डेप्थ में जा रहा हूँ उतनी मेरी डाटा रेजोल्यूशन हाई हो रही है। लेकिन इधर एक और भी नुकसान है, अगर जितनी मेरी डाटा रेजोल्यूशन हाई होगी उतना ही ज़्यादा मेरे मैट्रिक्स को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हुई? उसके बाद हम आते हैं डाटा लेटेंसी पे। लेटेंसी जैसा आपको पता है कि टाइम फॉर जितना भी टाइम देती है, तो डाटा लेटेंसी क्या आती है कि जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि अपने सर्वर को, फॉर एग्जांपल मैंने अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर किया कि ईच आफ्टर एवरी मिनट उसको डाटा को पुल करे, या आफ्टर एवरी 5 मिनट, 10 मिनट और 14 मिनट या 50 मिनट। तो ये चीज़ जो आती है टाइम इंटरवल, इसको हम डाटा लेटेंसी कहते हैं। हाई वो डाटा लेटेंसी होगी, इसका मतलब होगा कि हमने टाइम जो इंटरवल है वो लार्ज कॉन्फ़िगर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 मिनट्स का किया हुआ है या 1 आवर का किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि मुझे रियल टाइम नहीं डाटा मिल रहा होगा। अगर यही डाटा मैं फॉर ईच सेकंड करता हूँ या फॉर ईच 5 सेकंड करता हूँ, तो ये क्या होगा, रियल टाइम डाटा होगा, यानी उसकी डाटा लेटेंसी लो होगी। जितना कम टाइम ले रहा है उतनी डाटा लेटेंसी लो होगी, और जितना हाई टाइम पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है ज़्यादा टाइम पे, वो डाटा लेटेंसी हाई होगी। अब लो से क्या होता है कि हम जो सिस्टम की मॉनिटरिंग है वो रियल टाइम में कर सकते हैं, लेकिन जो हाई डाटा होता है, हाई डाटा लेटेंसी का होता है, हमें वो आफ्टर एवरी आवर या आफ्टर एवरी 10-20 मिनट जो भी आप उसका कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसके बाद हमें डाटा मिल रहा होगा अपने सर्वर से। थर्ड जो चीज़ आती है वो डाटा डाइवर्सिटी आती है। अच्छा, डाटा डाइवर्सिटी क्या चीज़ है, पहले इसको समझ लें। डाटा डाइवर्सिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सर्वर्स यू वांट टू मॉनिटर। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे इन्वायरमेंट में 100 सर्वर्स लगे हुए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये 2 से 3 सर्वर्स का डाटा चाहिए, यानी मैं स्पेसिफिक हो गया। तो ये क्या हो गया, लो डाटा डाइवर्सिटी हो गई। और हाई में क्या होगा कि मैं एज मच एज पॉसिबल, यानी मैं उसके अगर 100 सर्वर्स लगे तो मैं सबका डाटा कॉन्फ़िगर वो
डाटा फेच कर रहा हूँ उसकी मॉनिटरिंग पे। नेक्स्ट हम प्रोमीथियस स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मेरा एक सवाल था प्रीवियसली, बस वो डाइवर्सिटी के हवाले से। डेटा डाइवर्सिटी में ये नहीं होगा, मतलब एक तो आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सर्वर्स कितना है, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल स्पैन कितना है, सही है। डेटा डाइवर्सिटी में ये नहीं हो सकता कि किस टाइप ऑफ डेटा, मतलब जो टाइप ऑफ डेटा से मतलब क्या है, नेटवर्क का डेटा आ रहा है, एक जो है वो मतलब डिफरेंट सेंसर्स हैं उसके नेटवर्क का डेटा आ रहा है, सीपीयू का डेटा आ रहा है, रैम की डेटा आ रहा है, किसी लॉग मॉनिटरिंग है तो उसका डेटा आ रहा है, इस तरह से। तो ये डेटा की, इसको हम डेटा डाइवर्सिटी नहीं बोलेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स का जो डेटा आ रहा है वो डेटा डाइवर्सिटी। जी ये बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला था कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 100 सर्वर कह रहा हूँ, वो जरूरी नहीं कि अब 100 सर्वर्स ही लगे हुए। अब सर्वर्स को जो इंटरकनेक्शन के लिए हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस भी लगी होगी, राउटर्स भी लगे होंगे, तो इन सब चीज़ों को एज मैं सर्वर ही बोल रहा हूँ, तो हम इसमें मॉनिटरिंग डिवाइसेस दूसरी सॉरी नेटवर्क डिवाइसेस भी कह सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स इज समथिंग लाइक व्हिच इज कॉल्ड डेटा डाइवर्सिटी। अच्छा, मेरे ख्याल से आप सेंसर्स बोल रहे हैं, आपने पीआरटीजी पे काम किया हुआ है। मैंने पीआरटीजी पे काम किया हुआ है। हम सेंसर्स के लिए बेसिकली सेंसर, मैंने पीआरटीजी पे काम किया हुआ है, तो वो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम इसमें भी अगर देखें तो इसमें अगर आप किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज को मॉनिटर करना है, तो वो से फॉर एग्जांपल अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ तो नेटवर्क एक बड़ा चंक आ गया, उसमें छोटा, अगर हम उसमें मजीद जैसे आप कहते हैं रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो उसमें हम मजीद जाए नीचे तो उसका अपलोड कितना चल रहा है, वो डाउनलोड कितना चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम हार्ड ड्राइव की बात करें तो हार्ड ड्राइव तो अपनी कितना स्टोरेज उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना खाली, एक मॉनिटरिंग है। लेकिन अगर उसके मजीद नीचे आए तो उसमें हम देख सकते हैं कि आईओप्स कितने चल रहे हैं, उसके डेटा ट्रांसफर रेट क्या चल रहा है उसके अंदर, Exactly. लेटेंसी कितनी चल रही है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज डाइवर्सिटी ऑफ द डेटा। अच्छा, मैं आप इधर क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा पीआरटीजी में और प्रोमीथियस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पीआरटीजी क्या होता है कि अगर एक सेंसर है, एक सेंसर किसी भी सिंगल सर्वर का सिंगल स्पेक को मॉनिटर कर रहा होता है। मैं एम आई राइट? जी हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन प्रोमीथियस में ये नहीं होता। प्रोमीथियस थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोमीथियस क्या है कि एक सर्वर है, उसके सारे जितने भी मैट्रिक्स है ना, उन सबको एज अ सिंगल पीस ले रहा होता है, वो सेंसर्स की बेस पे काम नहीं करता। और बाकी डाइवर्सिटी की आपकी बात सही है कि हम जितने ज्यादा सिस्टम्स को लेंगे वो डाटा डाइवर्सिटी में आएगा। और इसमें रेजोल्यूशन क्या होगी कि एक सिस्टम के अंदर जितने मैट्रिक्स है, ज्यादा से ज्यादा आप मैट्रिक्स को मॉनिटर करें। सही है। तो सो इन टर्म ऑफ प्रोमीथियस ये मैट्रिसेस हैं, मतलब नॉर्मल उसका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो प्रोमीथियस में जो है वो मैट्रिसेस कहलाता है, और पीआरटीजी के अंदर वही सेंसर कहलाता है। डाइवर्सिटी वहाँ पे भी उसी तरीके से और इसी तरीके से प्रोमीथियस में नेम शायद दोनों का बस ये बात है। ये बस नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी डिफरेंट है, बाकी डाइवर्सिटी रेजोल्यूशन कॉन्सेप्ट सेम है। सही है, बिल्कुल ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये तो प्रोमीथियस की थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पढ़ लें, बाकी तो फिर हम मेन जो है उसकी डिप्लॉयमेंट में ही देखेंगे। ठीक है, प्रोमीथियस जो है ये ओपन सोर्स है और ये बेसिकली काम करता है टाइम सीरीज डेटाबेस पे। अच्छा, अब ये टाइम सीरीज डेटाबेस क्या होता है? सर एक रिक्वेस्ट है, आपने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग ऑन? रिकॉर्डिंग निदा कर रही हैं, मैं उनसे मैसेज करके पूछ लेता हूँ। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, प्रोमीथियस जो है वो एक ओपन सोर्स है। ये पहले जो स्टार्ट हुआ था, डेवलप किया था, ये साउंड क्लाउड में इंजीनियर से डेवलप किया था, लेकिन ये बाद में पार्ट हो गया था CNCF का, यानी क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। और ये जो प्रोमीथियस वर्क करता है वो बेसिकली टाइम सीरीज डेटाबेस पे करता है कि अपने जितने भी सर्वर्स इसके होते हैं, उसके जितने भी मैट्रिक्स होते हैं, उनको टाइम सीरीज डेटाबेस में स्टोर करता है। अच्छा, टाइम सीरीज डेटाबेस क्या होता है? टाइम सीरीज डेटाबेस क्या होता है कि जैसा हमारे टाइम स्टैम्प्स होती हैं, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे जैसा मेरा डेट हो गया और टाइम हो गया 7:10 पे, मेरे मैट्रिक्स क्या थे, उसके बाद फिर क्या शो करता है कि 7:10 PM पे ये मैट्रिक्स थे, फिर 7:11 PM पे ये मैट्रिक्स थे। तो बेसिकली टाइम स्टैम्प्स पे ये डाटा अपना स्टोर कर रहा होता है और हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बाकी अच्छा, एक और चीज़ कि हम इधर ये क्वेश्चन होता है कि प्रोमीथियस जो है वो कितना डाटा स्टोर कर सकता है, कि हर डेटाबेस की लिमिट होती है। तो प्रोमीथियस डाटा जो होता है, इसकी जिस मशीन या जिस सर्वर पे कॉन्फ़िगर हुआ है, तो उसकी जो हार्ड ड्राइव होती है उस पर बेस करता है। अगर आप हार्ड ड्राइव फॉर एग्जांपल 10 GB लगाते हैं तो वो हो सकता है सिर्फ 1 मंथ का डाटा स्टोर कर सके। अगर आप उसकी मेमोरी बढ़ा देते हैं सर्वर की, तो वो डाटा ज़्यादा भी स्टोर कर सकता है।
और ऐसा कोई हमें अलग से कोई डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही मैनेज कर रहा होता है बैकएंड पे। बाकी हम प्रोमीथियस से कंपोनेंट्स देख लेते हैं। एक तो मेन आ गया हमारा प्रोमीथियस सर्वर, जो बेसिकली अपने नोड से कनेक्ट होगा, उनसे मैट्रिक्स करेगा। अच्छा, प्रोमीथियस जो है बेसिकली जैसा हमारे क्लाइंट लाइब्रेरीज जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, क्लाइंट लाइब्रेरीज गो, पाइथन, जावा, रूबी, ये बेसिकली 4 लैंग्वेजेस हैं। तो अगर हम प्रोमीथियस इस लाइसेंस बेस्ड नहीं, ये प्रोमीथियस लाइसेंस बेस्ड नहीं है, ये ओपन सोर्स है। आप इसको डाउनलोड करके अपने चला सकते हैं। इसमें कोई मैट्रिक्स की लिमिट भी नहीं है, आप जो कुछ जितना भी सर्वर्स कॉन्फ़िगर करना चाहें कर सकते हैं। मौसम टाइप कर रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट की समझ नहीं आई। लाल भाई आपने बताया कि क्लाइंट लाइब्रेरीज जो हैं इनमें जो भी इवेंट्स जो आएंगे तो वो अनलिमिटेड है, तो ये पॉइंट की समझ नहीं आ रही कि अनलिमिटेड इसमें कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा, इज इट अ डेटाबेस? प्रोमीथियस डेटाबेस नहीं है, लेकिन कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए हमें कोई बैक एंड पे डेटाबेस की जरूरत तो पड़ती है ना। हम उसको वैसी तो ऐसा फाइल तो स्टोर नहीं कर सकते। तो प्रोमीथियस जो है वो अपने डाटा स्टोर के लिए TSDB यानी टाइम सीरीज डेटाबेस यूज करता है। बेसिकली काम प्रोमीथियस सर्वर डिफरेंट कर रहा होता है, वो अपना मैट्रिक्स कलेक्ट करके कहीं ना बैक एंड पे स्टोर करता है और स्टोरेज के लिए TSDB यूज कर सकता है। अच्छा, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। जैसा पाइथन सर्वर है, ठीक है, ये तो हमने एक सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर दिया। उसके बाद मैंने किसी सर्वर, जो मेरा सर्वर बी है, उससे अपने उसके मैट्रिक्स भी लेने हैं। तो मैट्रिक्स लेने के तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम एक्सपोर्टर्स यूज करते हैं, जैसा इधर बताया हुआ है नोट एक्सपोर्टर। अगर आपका जो मॉनिटर्ड सर्वर है, या जो जिस सर्वर को हमने मॉनिटर करना होता है, अगर वो लिनक्स का सर्वर है, तो उसके लिए हम नोट एक्सपोर्टर यूज करते हैं। ये एज इसको पहले एजेंट, जैसे हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एजेंट लेस होता है, एजेंट फुल होता है। इसी तरह हमारा प्रोमीथियस जो है एजेंट फुल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिनक्स मशीन मॉनिटर करनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि लिनक्स मशीन्स के लिए कौन सा एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो लिनक्स के लिए नोड एक्सपोर्टर यूज होता है। ठीक, हम जो अपना सर्वर है उस पर जाके हम नोड को इंस्टॉल कर देंगे, और फिर हम वापस आएंगे प्रोमीथियस सर्वर पे, और यहाँ हम उसकी जो सर्वर की IP है वो कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा प्रोमीथियस है वो नोड एक्सपोर्टर के थ्रू अपने सर्वर से, यानी लिनक्स का जो सर्वर हमने इंस्टॉल किया था जिसको मॉनिटर करना है, उससे कम्युनिकेट करेगा। अच्छा, लिनक्स सर्वर को मॉनिटर करना है, उसके लिए तो हमारा नोड एक्सपोर्टर हो गया। अगर फॉर एग्जांपल अगर विंडोज सर्वर है, तो उसके लिए एक आता है WMI एक्सपोर्टर, विंडोज मशीन एक्सपोर्टर। ठीक है, अगर विंडोज सर्वर है तो मैं अपना WMI एक्सपोर्टर करूंगा। अगर इन केस जैसा हमारे SQL सर्वर्स होते हैं, अगर वो हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या होता है MySQL एक्सपोर्टर। और इस तरह ये पूरी एक लिस्ट है। ठीक है, अच्छा, ये एक्सपोर्टर्स तो हो गए हार्डवेयर लेवल के लिए, जैसा मेरा कोई मशीन चल रही है। उसके बाद होता है वर्क कि अगर मैं कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ अपनी, तो उसके लिए हमारे क्या होता है क्लाइंट लाइब्रेरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई पाइथन में एप्लीकेशन में डेवलप कर रहा हूँ, तो मैं डेवलप करते हुए क्या करूँगा, उसके अंदर इसकी जो प्रोमीथियस की लाइब्रेरीज है उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरा प्रोमीथियस जो है वो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के मैट्रिक्स जो है वो अपना फेच कर लेगा। अच्छा, अब एप्लीकेशन के मैट्रिक्स क्या होंगे, तो एप्लीकेशन के मैट्रिक्स के हमारे एप्लीकेशन पे कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, और डिफरेंट मैट्रिक्स होंगे, वो बेहतर अपना प्रोग्रामर ही बता सकता है जो उसको डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपोर्टर और क्लाइंट लाइब्रेरीज में डिफरेंस समझ आ गया। मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो समझ आ गया। उसके बाद जो फोर्थ कंपोनेंट होता है प्रोमीथियस में, अलर्ट मैनेजर। ठीक है, अच्छा, हमने प्रोमीथियस सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर लिया, हमने डिफरेंट सर्वर से मैट्रिक्स को फेच भी कर लिया, लेकिन व्हाट इफ अगर हम कोई अलर्ट जनरेट करना चाहे। फॉर एग्जांपल मेरा अगर रैम की यूटिलाइजेशन 80% से अबव जाती है, तो मेरे पास अलर्ट आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलर्ट मैनेजर यूज करते हैं। तो इससे हम अपनी ईमेल दे देंगे। फॉर एग्जांपल जीमेल मैंने अगर एंटर कर दी, तो उस पर मुझे सारे अलर्ट्स मिलते रहा करेंगे। ये लाल भाई पूछना था, ये 4 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है जो क्लाइंट लाइब्रेरीज में है? जी, फिलहाल 4 लैंग्वेजेस। ओके। क्यूबरनेटीज जो है, क्यूबरनेटीज जो हमारे एनवायरनमेंट चल रहा होता है, हम उसको भी हम
डायरेक्टली प्रोमीथियस के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। ये बिलाल भी मोस्टली मैंने देखा है कि काफी जो जॉब्स वगैरह आती हैं वो कुबरनेटिस के साथ ही प्रोमीथियस और ग्राफाना का वो लिख रहे होते हैं कि कुबरनेटिस में जो मॉनिटरिंग यूज करेंगे वो प्रोमीथियस का हम यूज करेंगे। जी, बेसिकली ये प्रोमीथियस जो है इंटीग्रेशन वो देता है ना उसके साथ, कुबरनेटिस के साथ। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सर्विस डिस्कवरी का। अब जैसा यहाँ जो नोड एक्सपोर्टर्स मैंने इंस्टॉल किए थे, मैं क्या करूँगा, पहले मशीन पे एक्सपोर्टर जाके इंस्टॉल करूँगा, फिर उसकी आईपी को मैं प्रोमीथियस पे कन्फिगर करूँगा, तो वो फिर क्या करता है, डाटा यानी मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। लेकिन क्यूबरनेटिस देते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो तो क्यूबरनेटिस क्या होता है कि जब ऑटो स्केलिंग होती है तो कंटेनर्स बनते भी हैं और ख़त्म भी होते हैं। तो उस डायनामिक इन्वायरमेंट्स में तो मैं अपनी आईपी नहीं दे सकता ना कि मेरे इस कंटेनर की ये फॉर एग्जांपल ये आईपी है। अब वो हो सकता है 5 मिनट बाद वो कंटेनर खत्म हो जाए, उसी जगह कोई और कंटेनर अप हो। तो इसके लिए प्रोमीथियस देता है सर्विस डिस्कवरी। उसमें हम इसी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, कुबरनेटिस के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो फिर जो भी कंटेनर्स बनते हैं या फिर टर्मिनेट होते हैं तो उसका सबका डाटा ऑटोमेटिकली प्रोमीथियस सर्वर फैच करता रहता है। अगर कोई टर्मिनेट हो गया कंटेनर तो उसको एक्सक्लूड कर देगा। अगर कोई कंटेनर बनता है, मेरा नया डिप्लॉय होता है, तो उसको उसके मैट्रिक्स को फैच करना स्टार्ट कर देगा। ये बेसिकली प्रोमीथियस में कहलाता है सर्विस डिस्कवरी। उस्मान कुछ टाइप कर रहे हैं? मेरे सवाल समझना था कि व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्राफाना, प्रोमीथियस, नोड एक्सपोर्टर एंड क्लाइंट लाइब्रेरीज, इनका आपस में क्या रिलेशन? अच्छा, अब एक सिनेरियो लेते हैं हम। मैंने अपना एक सर्वर डिप्लॉय किया हुआ है लिनक्स का, ठीक है। अब मुझे उसको मॉनिटर करना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैं प्रोमीथियस यूज करूंगा, ठीक है। अब वो क्यों करूंगा वो एक अलग डिबेट है, उसको छोड़ दें। अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया कि प्रोमीथियस मैंने यूज करना है अपने लिनक्स सर्वर को क्या करने के लिए, मॉनिटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं प्रोमीथियस सर्वर इंस्टॉल करूंगा अपने किसी भी सर्वर पे। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैंने अपना प्रोमीथियस सर्वर इंस्टॉल कर लिया। अब प्रोमीथियस सर्वर को भी कोई मीडियम तो चाहिए ना कि वो जो मेरा लिनक्स का सर्वर है उससे बात कर सके। अगर फॉर एग्जांपल आपको उर्दू आती है और या मुझे उर्दू आती है और आपको इंग्लिश आती है, अब मुझे इंग्लिश तो आती नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं, तो कोई बीच का मीडियम तो चाहिए ना, मिडिल लैंग्वेज, कि हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। तो बेसिकली वो चीज़ जो है वो नोड एक्सपोर्टर प्रोवाइड करता है। मैं क्या करूँगा, अपना नोड एक्सपोर्टर जो है वो लिनक्स की मशीन पे जाके इंस्टॉल कर दूंगा। तो नोड एक्सपोर्टर जो है वो मेरी मशीन के सारे मैट्रिक्स को कैप्चर करेगा और मेरे प्रोमीथियस सर्वर को सेंड करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कि मेरा प्रोमीथियस सर्वर और नोड एक्सपोर्टर ये पुश नहीं हुआ, ये पुल बेस तो नहीं हुआ, तो पुश बेस होगा। मैं वैसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जब नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं उसकी आईपी दूंगा प्रोमीथियस को, तो फिर प्रोमीथियस उस रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, जिससे फिर तो अपना नोड एक्सपोर्टर वो सारे मैट्रिक्स लेके उसको सेंड करेगा। ठीक है, सही है। वो मैं समझाने के लिए थोड़ा वर्ड आगे पीछे हो जाए तो सॉरी। सही है। अच्छा, तो मतलब प्रोमीथियस सर्वर इज एक्चुअली अ टेम्पोरल डेटाबेस सर्वर, जिसको कहते हैं टेम्पोरल डेटाबेस, टेम्पोरल या टाइम सीरीज डेटाबेस है एक तरह से समझ लें। उसका जो भी एक्सटेंशन है TSDF है या DSDF है, लेकिन बेसिकली वो एक टेम्पोरल डेटाबेस है जिसमें टाइम सीरीज का डेटा वो देता है और अपने पास वो स्टोर करता है किसी एक सर्टेन फॉर्मेट में डेट टाइम स्टैम्प के साथ। ठीक है जी, जो मुझे समझ में आया। और तो जिससे वो ले रहा होता है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट सर्वर्स हैं लिनक्स के, सही है, तो उसे जिस सर्टेन पर्टिकुलर फॉर्मेट में या चाहिए होगा वो ऑब्वियसली वो सर्वर के अंदर खुद ये कैपेसिटी नहीं है कि वो भेज सके उस फॉर्मेट में, तो वहाँ पे नोड एक्सपोर्टर डालता है जो कि एक ट्रांस आप यूँ कह लें कि एक इंटरप्रिटेशन के तौर पे काम कर रहा होता है। और उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो डेटा उठा के नोड एक्सपोर्टर जब उससे रिक्वेस्ट करता है प्रोमीथियस, तो नोड एक्सपोर्टर उससे जो है वो डेटा उसको दे रहा होता है और वो अपने डेटाबेस में डाल रहा होता है, जो मुझे समझ में आया यहाँ पर। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। सही है। अच्छा, मुझे डाटा तो मिल गया, मैट्रिक्स में प्रोमीथियस सर्वर पे आ गए, अब मैंने उनको विजुअलाइज भी तो करना है ना। अब जो प्रोमीथियस होता है उसका जो बिल्ट इन विजुअलाइजेशन है वो इतनी खास नहीं है, यानी वो बिल्कुल ही अजीब सी है। ठीक है, तो उसके लिए हम विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफाना को यूज करते हैं। अच्छा, ग्राफाना खुद कोई मॉनिटरिंग सर्वर नहीं है,
उसको हम कोई भी डाटा दे देना तो उसको विजुअलाइज कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि ग्रेफाना के साथ हम प्रोमीथियस ही को इंटीग्रेट करें, हम किसी MySQL सर्वर तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपने AWS क्लाउड वॉच जो होता है, AWS जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, तो AWS क्लाउड वॉच से भी हम डाटा ले सकते हैं। तो ग्रेफाना में बेसिकली डाटा सोर्स कॉन्फ़िगर करना होता है। तो इन केस ऑफ प्रोमीथियस हम डाटा सोर्स प्रोमीथियस को कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर हमने प्रोमीथियस सर्वर हमारा नहीं चला, हमारा AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम AWS क्लाउड वॉच से मैट्रिक ग्रेफाना को सेंड करेंगे। तो ग्रेफाना जस्ट विजुअलाइजेशन करता है। सही है। तो भाई मेरा थॉट है कि भाई प्रोमीथियस जैसे MySQL एक डेटाबेस खुद भी मौजूद है, ओपन सोर्स है और फ्री भी मिल जाता है आपको, आप यूज कर सकते हैं। तो हम प्रोमीथियस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या रीजन? MySQL डेटाबेस के अंदर आप डाटा कैसे एंटर करेंगे? ग्रेफाना उस डाटा को तो ले जाएगा, लेकिन उसके लिए आप कोई अपनी कस्टम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे या कोई भी डिफरेंट सॉल्यूशंस होगा वो डेवलप करेंगे। ठीक है, तो अब दो चीजें, एक कंपोनेंट बढ़ गया तो प्रोमीथियस हमें एक ही चीज में दोनों दे देता है, यानी हमारा डेटाबेस भी है और हमारा मॉनिटरिंग सर्वर, यानी सर्वर डाटा को फैच भी कर सकता है। और बाकी ये इफ एंड बट्स तो बहुत सारे होते हैं। हम आप इधर बात अब आ जाएगी, हम Zabbix भी यूज कर सकते हैं, या Nano और भी बहुत टाइप के डिफरेंस है तो यूज कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें सिर्फ हम लिनक्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं प्रोमीथियस, या हमारा अगर विंडोज सर्वर है और उसे हमने मॉनिटर करना है तो हम? मैंने जैसे आपको बताया ना, ये एक्सपोर्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक्सपोर्टर्स के अंदर नोड एक्सपोर्टर जो है वो लिनक्स के लिए यूज होगा, एक होता है WMI एक्सपोर्टर, वो होता है वो विंडोज के लिए यूज होता है। इसी तरह बहुत सारे बहुत लंबी लिस्ट एक्सपोर्टर्स की, कोई कम्युनिटी डेवलप भी है, कोई प्रोमीथियस के अपने ऑफिशियल भी है। तो जब आप उधर जाकर लिस्ट देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इधर ये एंड में 2 लिंक्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट लिंक है prometheus.docs इंस्ट्रूमेंटिंग ये एक्सपोर्टर्स, इस पे सारे एक्सपोर्टर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। और सेकंड जो है इसमें ग्रेफाना डाटा सोर्सेस में जितने भी ग्रेफाना के साथ डाटा सोर्सेस इंटीग्रेट हो सकते हैं उसकी लिस्ट की तरह, ठीक है। और आखिरी जो क्लाइंट लाइब्रेरी का आपने बताया था, इसका क्या पर्पस है? क्लाइंट लाइब्रेरी जब जैसा होता है, हम सर्वर को मॉनिटर नहीं करना चाह रहे, जैसे हमारी कोई एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरी पाइथन में हो रही है तो हम देखेंगे कि क्लाइंट लाइब्रेरीज प्रोमीथियस की पाइथन में प्रोवाइड करता है, तो हम उसको अपने एप्लीकेशन कोड के साथ इंटीग्रेट करेंगे, एम्बेड कर देंगे, तो डायरेक्टली प्रोमीथियस जो है उस एप्लीकेशन के जो मैट्रिक्स हैं, फॉर एग्जांपल उस एप्लीकेशन पे लोड ट्रैफिक कितना जनरेट हो रहा है या वो कितनी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो सारा हम प्रोमीथियस के थ्रू वो वॉश कर सकते हैं। हम .NET की ले सकते हैं एप्लीकेशन, .NET सपोर्ट? क्लाइंट लाइब्रेरी .NET में नहीं है, प्रोवाइड नहीं करता, तो हम उसकी नहीं ले सकते। जिस चीज के लिए लाइब्रेरीज मौजूद है उसको हम सिर्फ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कहे सर जी यू यूज व्हाट मशीन, इज दिस लिनक्स मशीन और विंडोज? अच्छा, लिनक्स भी हो सकती है और विंडोज भी हो सकती है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि लिनक्स करेंगे तो नोड एक्सपोर्टर उस पर इंस्टॉल कर देंगे, और अगर विंडोज के लिए हम WMI एक्सपोर्टर यूज करेंगे। और एक और बात कि प्रोमीथियस जो है वो सिर्फ लिनक्स मशीन पे इंस्टॉल हो सकता है, ये विंडोज पे इंस्टॉल नहीं हो सकता, प्रोमीथियस सर्वर, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। प्रोमीथियस सर्वर हम लिनक्स पे कर सकते हैं, लेकिन हम जो मॉनिटरिंग होती है वो किसी भी मशीन की हो सकती है, विंडोज की भी और लिनक्स की भी। अच्छा, जैसा ग्रेफाना का ने बताया कि ये जस्ट विजुअलाइजेशन टूल्स है। अच्छा, ग्रेफाना जो है सिर्फ विजुअलाइजेशन टूल है, ये क्या करता है कि प्रोमीथियस जो है एक लैंग्वेज प्रोवाइड करता है PromQL के नाम से, प्रोमीथियस क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा, इस लैंग्वेज का जो यूज आता है वो क्या करता है कि ग्रेफाना इस लैंग्वेज के थ्रू प्रोमीथियस डेटाबेस से कोई भी डाटा को क्यूरी करता है, जिससे हमारे SQL डेटाबेस है तो SQL की क्यूरीज होती हैं कि जब भी हमने SQL डेटाबेस से डाटा फैच करना हो, तो प्रोमीथियस जो है वो PromQL प्रोमीथियस क्यूरी लैंग्वेज करता है, जिसके थ्रू हम प्रोमीथियस डेटाबेस से अपना डाटा क्यूरी कर सकते हैं। ग्रेफाना डाटा सोर्सेज यूज करता है। ग्रेफाना खुद डाटा स्टोर नहीं कर रहा या फैच नहीं कर रहा, या फैच करने का मॉनिटरिंग सर्वर से फैच नहीं कर रहा। ये क्या होता है, इसका डाटा सोर्स कॉन्फ़िगर करते हैं, हम कोई प्रोमीथियस कॉन्फ़िगर करते हैं या कोई और डाटाबेस करते हैं, या फिर एज्योर की मॉनिटरिंग सर्विस है, या गूगल की भी मॉनिटरिंग सर्विसेज, या AWS की जो मॉनिटरिंग सर्विस है क्लाउड वॉच, उससे भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो अगर हम कोई दूसरा डाटा सोर्स यूज कर रहे हो तो हम जरूरी प्रोमीथेस यूज करें। अब जैसा ये डाटा सोर्सेस की लिस्ट दी हुई है, इज द सिंटेक्स ऑफ PromQL इज सिंपल। क्या थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको सिंपल लग जाएगा, ऐसा अगर सिंपल ही है, कोई इतना खास नहीं है। अच्छा, ग्रेफाना का ये भी अच्छी बात है कि अगर आपको PromQL नहीं आती तो फिर भी आप सिंपली क्या करें, ग्रेफाना की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ कस्टम डैशबोर्ड्स ऑलरेडी अपलोड हुए हुए हैं, ठीक है। अब उनके कोड होते हैं, हर जो डैशबोर्ड है उसका एक यूनिक कोड होता है, हम उसको जाके अपने ग्रेफाना में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको PromQL बिल्कुल भी नहीं आती तो फिर भी हम आपको उसका डैशबोर्ड को डाउनलोड करेंगे और उस डैशबोर्ड में से जितने भी हमारे पास क्या कहते हैं रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होंगे वो हम रख लेंगे, बाकियों को डिस्कार्ड कर देंगे। तो अभी हम करेंगे डैशबोर्ड इज इन JSON। जी, डैशबोर्ड JSON में होता है इसका, यानी जो ग्रेफाना होता है ये क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी देता है कि अगर मैंने डैशबोर्ड को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने डैशबोर्ड बना लिया एक, अब मैंने मौज़म को डैशबोर्ड देना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं उसको ग्रेफाना की वेबसाइट पे अपलोड कर दूं और उसके बाद एक उसका कोड जनरेट होगा, उस कोड के थ्रू कोई भी डाटा कॉपी कर सकता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं डैशबोर्ड अपना जो है कस्टम डैशबोर्ड जो मैंने बनाया वो मैं किसी और से शेयर ना करूं, तो मैं क्या करूंगा कि उसको ग्रेफाना जो होता है बैक एंड पे हर डैशबोर्ड का एक JSON फाइल मेंटेन कर रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या, जैसे मौज़म को मैं अपना डैशबोर्ड शेयर करना है तो मैं उस JSON को कॉपी करके मौज़म को दे दूंगा, फिर मौज़म अपने जो ग्रेफाना उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है वहां जाके उसको पेस्ट करके वहां से अपना डैशबोर्ड एक्सपोर्ट कर लेंगे। क्लियर है मौज़म? अच्छा, अब थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं आर्किटेक्चर। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये प्रोमीथियस एक सर्वर दिया हुआ है, ठीक है। प्रोमीथियस सर्वर क्या होता है, इसमें PromQL क्यूरी लैंग्वेज जिस समय बताया था उसको, उसके लिए कोई सर्विस होगी। उसके पास स्टोरेज है, स्टोरेज जिस समय बताया था TSDB। स्टोरेज कहाँ पे ये राइट कर होता है, जो मशीन की HDD, SSD या InfluxDB। अभी प्रोमीथियस के केस में तो ये जो भी अपनी मशीन की होगी, हार्ड ड्राइव हो या सॉलिड SSD हो, तो उस पर सेव करेगा। InfluxDB भी हमारा बेसिकली एक ओपन सोर्स टाइम सीरीज डेटाबेस है, ठीक है। उसके बाद प्रोमीथियस सर्वर पे एक और चीज कॉन्फ़िगर होती है, एक्सपोर्टर्स स्क्रैपिंग। अब जो मेरे एक्सपोर्टर्स मैंने अपने इधर एंड पॉइंट पे कॉन्फ़िगर किए हैं तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए इसका एक्सपोर्टर स्क्रैपर्स होता है जो उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये तो हो गया मेरा एक प्रोमीथियस सर्वर का आर्किटेक्चर सिंपल। उसके बाद मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, हमारा कोई एंड पॉइंट पे प्रोमीथियस का कोई एक्सपोर्टर क्या कहते हैं इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू मेरा प्रोमीथियस कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद अलर्टिंग के लिए मैंने कहा था अलर्ट मैनेजर्स होता है। तो अलर्ट मैनेजर क्या होता है, ये ईमेल से, स्लैक से, वेबहुक और HTTP एंडपॉइंट, इन तीनों से कॉन्फ़िगर हो सकता है। मैंने जो था ये ईमेल पे भी कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है। और जो प्रोमीथियस सर्वर पे जितना भी डाटा है, अगर मैं उसको विजुअलाइज करना चाहता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो मैं उसको ग्रेफाना यूज कर सकता हूँ। ग्रेफाना में मेरा प्रोमीथियस के साथ इंटीग्रेट होगा और उसका जितना भी डाटा वो फैच करके उसको विजुअलाइज करने में मदद देगा। ये तो था हमारा स्लाइड्स का एंड। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें एक InfluxDB आ रहा था, ये आप अगर पीछे वापस आए यहाँ पे जी, इसमें मुझे थोड़ा समझना था प्रोमीथियस क्या दिया है, उसमें नीचे HDD, SSD, आई डोंट नो SSD क्या है, SSD, अच्छा InfluxDB, ये तीन आ रहे हैं, ये थोड़ा समझना था। चलो दो तो समझ पाते हैं, HDD मेरे ख्याल में हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं और SSD सॉलिड स्टेट, सही है, सॉलिड SSD है यानी कि, और इनफ्लक्स, हाँ वो मतलब InfluxDB, ये InfluxDB समझ में आया कि InfluxDB क्या है। InfluxDB जिससे हमारा रिलेशन डेटाबेस बेसिस होते हैं, डिफरेंट है, MySQL है, अरोरा है या PostgreSQL है। इसी तरह टाइम सीरीज डेटाबेस जो है उसमें डिफरेंट है, उसमें एक जो होता है InfluxDB है, ये भी एक ओपन सोर्स डेटाबेस है। इसमें जो डाटा स्टोरेज होती है वो SQL या नो SQL नहीं होती, इसमें टाइम सीरीज डेटाबेस, ये टाइम सीरीज डाटा इंस्टॉल करते हैं इसमें InfluxDB में। लेकिन जो डेटा अभी आ रहा है वो प्रोमीथियस सर्वर खुद भी तो रख रहा है,
देखिए प्रोमीथियस सर्वर जो है, अब एक इसको प्रोमीथियस सर्वर को ब्रेक कर लें आप। प्रोमीथियस सर्वर का काम है कि मैंने उसको डाटा फेच करना है। प्रोमीथियस सर्वर ने फेच कर लिया। अब दो चीजें हैं, या तो मैं कोई इन्फ्लक्स डीबी यूज करूं और उसको कॉन्फ़िगर करके मैं अपने इन्फ्लक्स डीबी में डाटा स्टोर करूं, या फिर प्रोमीथियस अपना भी एक टाइम सीरीज डेटाबेस मैनेज कर रहा होता है। तो टाइम प्रोमीथियस सर्वर अपने मैट्रिक्स को फेच करके अपने टाइम सीरीज अपने जो बिल्ट इन है उसमें भी वो स्टोर कर सकता है। तो इसमें अब आपकी मर्जी है कि आप प्रोमीथियस का बिल्ट इन यूज करें या फिर इन्फ्लक्स डीबी यूज करें। डिफरेंस क्या है? इन्फ्लक्स डीबी यूज करेंगे तो आपको इन्फ्लक्स डीबी भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूँ एसक्यूएल डाटा स्टोर करने के लिए माई एसक्यूएल और पोस्टग्री एसक्यूएल, इन दोनों में डिफरेंस बताएं क्या होगा? नहीं, आई एग्री, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन जो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से एरो आ रहा है कि हम प्रोमीथियस पर स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो एरो आ रहा है वो एचडीडी और एसएसडी तो समझ में आता है कि आपके स्टोरेज पे आपके पास सेव हो रहा है, एक आपके पास ऑब्वियसली टाइम सीरीज टेम्पोरल डेटाबेस की कोई फॉर्मेट में सेव हो रहा होगा। तीसरी चीज इन्फ्लक्स डीबी है, तो वो इन्फ्लक्स डीबी इनके साथ कंपैरिजन में समझ में नहीं आया, कोई रिलेशन नहीं बन रहा था। देखिए अभी इन्फ्लक्स डीबी को भूल जाए, संदेह नहीं है। अच्छा, अब प्रोमीथियस सर्वर के पास डाटा आ गया, ठीक है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो अपने टाइम सीरीज डेटाबेस पे जो उसका बिल्ट इन है उस पर स्टोर करे, ठीक है। अब उस टाइम सीरीज डेटाबेस के लिए तो कुछ स्टोरेज चाहिए ना, तो वो क्या होगी, उसकी जो अपनी सर्वर होगा उसके जो फिजिकल स्टोरेज है उसका, फिजिकल स्टोरेज, अब वो एसएसडी हो या एचडीडी हो, ठीक है। सही है। यहाँ तो समझ आप रही। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं अपनी ड्राइव पे या फिजिकल ड्राइव पे डाटा स्टोर नहीं कर रहा, मैं अपने किसी और डेटाबेस पे करूंगा। अब वो हो सकता है आपने इन्फ्लक्स डीबी जो कॉन्फ़िगर किया वो आपकी अपनी ही एसएसडी पे कॉन्फ़िगर हुआ हो या वो किसी और सर्वर पे कॉन्फ़िगर हुआ हो, जिससे मैनेज सर्विसेज भी अक्सर क्लाउड में यूज कर सकते हैं। ये बिलाल भाई इन्फ्लक्स में क्लाउड भी हम शामिल कर सकते हैं, क्लाउड से सर्विस लेके यहाँ पे ऐड कर दें। अगर ये माइक म्यूट कर लें, अगर इन्फ्लक्स डीबी की क्लाउड सर्विस दे रहा है तो हम यूज कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि कोई क्लाउड देता है इन्फ्लक्स डीबी की सर्विस। सही है, तो ये डेटाबेस बेसिकली आप ये कह रहे हैं वो डेटा जो आप इसमें भी स्टोर कर सकते हैं जो आ रहा है, क्योंकि इसमें तो अगर हम डीबी की बात करें तो ऐसे माईसीक्वल का डेटाबेस भी आ सकता है और जो इसको सपोर्टिंग डेटाबेस है वो भी ला सकते हैं। जी, लेकिन ये जो प्रोमीथियस जो है वो मैंने पहले बताया था कि ये अपना डाटा जो है वो टाइम सीरीज में स्टोर करता है, तो सीक्वल जो है वो टाइम सीरीज डेटाबेस नहीं है, लेकिन इन्फ्लक्स डीबी जो है वो टाइम सीरीज डेटाबेस है। अच्छा, सही है, हाँ ये समझ में आ गया। अच्छा, वो भी टाइम सीरीज डेटाबेस। इस तरह समझ लें कि आपकी कोई भी एप्लीकेशंस होती हैं, अब वो या तो जो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस होती है वो अपने सेम ही सर्वर पे सब कुछ डाटा स्टोर करें, या फिर हम उनके साथ डेटाबेसेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सही है, सही। किसी और का कोई क्वेश्चन? ब्रेक लेते हैं फिर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं। प्रोमीथियस और ग्रेफाना, और एक दूसरा सर्वर हम बनाएंगे जिसपे हम उसको उस पे हम अपना नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल करेंगे। तो लिनक्स की मशीन है तो उस वजह से हम नोड एक्सपोर्टर उसमें इंस्टॉल करें, तो उसके बाद हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारा डेमो होगा टोटल। तो सबसे पहले मैं मेरे ये जो दोनों सर्वर है AWS से बने हुए हैं, तो मैं इसको पटी के थ्रू रिमोट एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या किया, हाँ तक कोई इसको कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। इसमें एक सिर्फ रिक्वेस्ट थी कि हम विंडोज के सर्वर कैसे मॉनिटर करेंगे, अगर वो उसके को डेमो। देखें लिनक्स और विंडोज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आपको लिनक्स में नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा और विंडोज में WMI, इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है। सही है। अच्छा, जो पोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो कैसे करती है सर्वर? अच्छा, तो अगर हमने प्रोमीथियस को एक्सेस करना है तो वो मेरे ख्याल से 9090 पोर्ट होती है, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ। सही है जी, 9090 पोर्ट होती है। ग्रिफाना जो होता है वो 3000 पोर्ट पे होता है।
और जो नोड एक्सप्लोरर होता है वो 9100 पोर्ट पे होता है, और जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है वो 9182 पोर्ट पे होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो मैं इधर से अपने पहले सबसे पहले विंडोज कह रहा हूँ, प्रोमीथियस सर्वर जिस पे इंस्टॉल करना है उसको एक्सेस करता हूँ। यहाँ से मैंने अपनी पीपी के फाइल इसको दी, की फाइल। ऐसी काफ़ी सारी कमांड्स हैं। अब इसके तो सबको किसी को याद नहीं हो सकती, तो इसके एक ही तरह है कि या तो आप स्क्रिप्ट बना लें जिसको अगर स्क्रिप्टिंग आती है, या फिर हम सिंगल बाय सिंगल इस सबको कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो कोई भी इंस्टॉलेशन करने से पहले तो हम यही कहते हैं sudo apt update। लिनक्स आती है सबको या कोई मसला है? इशू बिलाल भाई। जी ज़ेब, आपकी बात समझ नहीं आई मुझे। बिलाल भाई मैंने कहा लिनक्स में इशू नहीं है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं काम। सही, बहुत कम आती है, इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि हम हो जाएगी। बस आपको जो कमांड्स है एग्जैक्टली आपने इनको एग्जीक्यूट करना है। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा कमांड्स के बारे में बताता भी जाऊंगा, ठीक है साथ। अच्छा, ये कमांड है sudo apt get update, सॉरी। ये सिंपल जिससे हम वो कहते हैं कि विंडोज पे अपडेट्स के लिए हम इसको विंडोज के इंस्टॉलर को चलाते हैं, क्या कोई अपडेट है तो पता लग जाए। तो ये सेम वही काम कर रही हो, sudo apt। मैं विंडोज के कॉन्टेक्स्ट में बोलता रहूँगा, ठीक है। बाकी जिनको लिनक्स आती है उनको पता है क्या होती है। उसके बाद मैंने विंडोज से अपडेट तो देख ली कि मेरी कौन कौन सी अपडेट करनी है, तो मैं उस अपडेट को इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए लिनक्स में कमांड होगी sudo apt अपग्रेड। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं। सबको फॉन्ट नजर आ रहा है? फॉन्ट में तो कोई मसला नहीं। मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था। अच्छा, मैं अपने दूसरे सर्वर को भी एक्सेस कर लेता हूँ ताकि उसमें भी मैं अपनी अपडेट्स चला सकूँ। इसकी आईपी थी, इधर भी मैंने वही काम किया, अपना अपडेट्स चेक की भाई कोई अपडेट है या नहीं। बता यही अपडेट्स हैं, तो अपडेट्स को इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, ठीक है। अब ये मेरा प्रोमीथियस का सर्वर है। अब मैंने सबसे पहले ये कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट थिंग है मुझे प्रोमीथियस इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा, सिंपल मैंने लिखा डाउनलोड प्रोमीथियस, साइट पे गया, ये आ गया वर्जन 2.26, ठीक है। देखिए लिनक्स इंस्टॉल करना है क्योंकि मैं लिनक्स पे कर रहा हूँ, ठीक है।
अब मैं इसको अगर ओपन करूंगा तो ये नेक्स्ट में ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, कॉपी लेंगे एड्रेस, इसको बंद किया मैं, ये वाला था, सही है। यहाँ में कमांड होती है जिसे हम डाउनलोड करते हैं ना चीज, wget, और यहाँ मैंने वो लिंक पेस्ट कर दिया। क्या करेगा और ये इंस्टॉल कर भी चुका है, इंटरनेट फास्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड थी, मुझे एक यूजर बनाना है इसका अपने सर्वर पे प्रोमीथियस नाम से, जो मेरे जितना भी प्रोमीथियस है उसको रन करेगा, उसकी फाइल्स को एक्सेस करेगा। यूजर ऐड, सारी कमांड्स मुझे भी याद नहीं है, मैं इधर से देख देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कॉपी कर लें, ठीक है, पेस्ट किया। अब ये क्या कर रहा है कि सूडो यूजर ऐड, यानी यूजर ऐड करो, हैज बीन नो लॉगिन, ये तो एक पाथ होता है, और ये नो लॉगिन का मतलब है कि ये यूजर जिसका मैंने अपने यूबंटू यूजर के थ्रू लॉगिन किया है, तो ये लॉगिन नहीं कर सकता, ये प्रोमीथियस यूजर, ये सिर्फ इंटरनली काम करेगा। ये मेरा यूजर बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, क्रिएट टू डिक्शनरीज नेम प्रोमीथियस इन द डिफाइंड पाथ। ऐसा कॉपी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो ये चीज है MKDIR, इसका मतलब है कि मेक डायरेक्टरी, कहाँ पे, रूट के अंदर एक्सेट्रा का फोल्डर, और एंड को भी भूल जाए, इसको मैं बताता हूँ। और फिर क्या है कि मेक डायरेक्टरी, वेरिएबल के अंदर लाइब्रेरी का फोल्डर है, लाइव के अंदर प्रोमीथियस का फोल्डर बनाना है। अब या तो मैं इन दोनों कमांड्स को अलग अलग लाइन में पहले ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करता, उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाती तो मैं इस एग्जीक्यूट करता। मैंने कहा इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने बीच में क्या कर दिया, दो एंड के साइन है, यानी पहले ये कमांड एग्जीक्यूट कर दो, जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर इस कमांड को एग्जीक्यूट करो। जब भी हमने दो या दो से ज्यादा कमांड्स एक ही लाइन में एग्जीक्यूट करने होते हैं तो हम इस साइड लिखते हैं, डबल एंड बीच में लगा देते हैं। अच्छा, ऐसा इसने दोनों यूजर्स बना दिया। उसके बाद क्या है, चेंज ओनरशिप ऑफ अबव डायरेक्टरीज, मैं कॉपी करता हूँ, चेंज कर दी। उसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है। अब मैं ओनरशिप चेंज हो गया, मैंने 8 स्टेप पूरा कर लिया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप है sudo कॉपी प्रोमीथियस की जो ये कंसोल की फाइल है, इसको एटसेट्रा रूट एटीसी और प्रोमीथियस इसके अंदर फोल्डर के अंदर कॉपी करना है। तो मैं पे वो कमांड टाइप करता हूँ, मैं इस फाइल को कहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा, एटीसी
मैं 9 स्टेप क्या है, ये जो मैंने फाइल से जो कॉपी की है इनकी ओनरशिप भी चेंज करनी है। तो मैं करता हूँ, अब जो मैंने दो पहले फोल्डर्स कॉपी किए थे उनकी भी मैंने ओनरशिप चेंज कर लिया। अब जहाँ तक मेरे प्रोमीथियस सर्वर की जो है क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो जो 11th कमांड आपको नजर आ रही है ये वाली RM-RF, ये क्या कर रही है, जो मैंने अपना तार फाइल डाउनलोड की थी और उसको एक्सट्रैक्ट करवाया था उसको मैं वापस डिलीट कर रहा हूँ। अगर इसको आप एग्जीक्यूट ना भी करें फिर भी ये चल जाएगा, लेकिन मैं इसको क्या कहता हूँ डिलीट करवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक मेरी प्रोमीथियस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अच्छा, प्रोमीथियस सर्वर जब भी ऑन होता है या जब भी स्टार्ट होता है तो अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन रीड करता है। कहाँ से? कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है YAML फाइल। अब उस YAML फाइल के क्या कंपोनेंट्स होता है, उस YAML फाइल में हम जितने लिनक्स के सर्वर है या जो जिन सर्वर्स को हमने मॉनिटर करना था उनकी आईपीज गिवन होती है। कोई कुछ क्वेश्चन कर रहा था? अच्छा, इधर क्वेश्चन आए हुए हैं, सेकंड का सर्वर कौन सा यूज कर रहे हैं, तो सेकंड सर्वर भी जो जिस सर्वर को मैंने मॉनिटर करना है वो भी लिनक्स ही यूज होगा। और उसके बाद है, इज इट नेसेसरी टू अपडेट द मॉनिटरिंग सर्वर? देखिए बेस्ट है कि अपडेट कर, जरूरी नहीं कि मॉनिटरिंग सर्वर को, किसी भी सर्वर को अगर हम कोई इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो उससे चेक हो जाता है, अगर कोई अपडेट्स आई हुई हो तो वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा, फिर हम सेकंड स्टेप पे फाइल एक बनाएंगे .yaml के नाम से, प्रोमीथियस .yml। इस फाइल के अंदर जो होता है हमारे जितनी भी वो प्रोमीथियस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि सारी हमारी सर्वर्स की आईपीज वगैरह वो इसमें हम डिफाइन करते हैं। अब ये कहाँ बनानी है हमने, और ये स्टोर होती है एटीसी प्रोमीथियस के फोल्डर में। अच्छा, परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड कहते हैं क्यों है, क्योंकि मैंने सूडो यूज नहीं किया। सूडो क्या करता है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस देता है। मैंने सूडो लगाया और इसको क्रिएट कर दिया। अब हम इस फाइल में जाएंगे। अब मेरी फाइल कहाँ है, cd कमांड यानी चेंज डायरेक्टरी। कहाँ जाना है मुझे, रूट एटीसी अंदर एक प्रोमीथियस का फोल्डर है वहां पे जाना है। अब मैं देखता हूँ कि इस फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स पड़ी है, तो मैं ls करूंगा। मुझे नजर आ गया कि ये फाइल पे पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे prometheus.yaml फाइल क्यों नजर नहीं आ रही? ठीक है, तो हम देते हैं करेंगे नो प्रोमीथियस डॉट वाई
रन कर रहा है। उस समय मैं क्यू प्रेस करूंगा और नेक्स्ट कमांड से जी इब्राहिम सही कह रहे हैं। मेरा सर्वर ये कॉन्फ़िगर तो हो गया, लेकिन अब मसला ये है कि ये यूबंटू सर्वर है, तो मैं जाता हूँ अपने मेरी आईपी थी इसकी पब्लिक आईपी .212.115.92 इस पोर्ट पे एक्सेस करूँगा। ठीक है, ये मेरा स्टार्ट हो गया। एक्सपोर्टर सॉरी, वो भी इंस्टॉल करना किसी लिनक्स सर्वर पे। यहाँ तक अच्छा, ग्रेफाना मैं बाद में इंस्टॉल करूंगा, पहले नोड एक्सपोर्टर इसके साथ कॉन्फ़िगर करके। ठीक है, अब मेरा प्रोमीथियस सर्वर तो अब मैं अपना जाता हूँ लिनक्स सर्वर पे, जिसको मैंने मॉनिटर करना था। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अच्छा, मैं जब वापस दोबारा जाता हूँ और नोड एक्सपोर्टर अलर्ट मैनेजर ब्लैक, आप जितना इसको एक्सप्लोर करते जाएगा उतना ही नजर आप। अभी ये फाइल बन गई। अब इसके अंदर जितने भी मेरे कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैं सेव कर दूंगा। मेरे भी वही कमांड्स हैं, sudo system control daemon reload। ये इधर लिखा हुआ आ गया एक्टिव एंड रनिंग, तो इसका मतलब है कि मेरा सही काम कर रहा है। इसको भी मैं बाद में इनेबल कर दूंगा। मैंने कॉन्फ़िगर तो कर दिया। अब इससे कोई भी प्रोमीथियस सर्वर आके अपना रिक्वेस्ट अगर सेंड करेगा इसको कि भाई मुझे मैट्रिक्स चाहिए, तो इसको सेंड कर देगा। लेकिन अभी प्रोमीथियस सर्वर को बताना भी तो है कि मेरे इस सर्वर पे जाके जितने भी इसके मैट्रिक्स है उसको फेच करो। तो मैंने पहले बताया था कि जितनी भी टारगेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कहाँ से होती है, prometheus.yaml फाइल में, जो मेरी इस पाथ पे पड़ी हुई है सिस्टम टू एटीसी एक्स, और उसका फोल्डर है प्रोमीथियस। तो मैं गया वापस अपने sudo prometheus डॉट सॉरी ठीक है। अच्छा, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसको तो।
अच्छा, इसका स्पेसेस हम अलाइन करेंगे पहले, सबसे पहले इसमें एक भी स्पेस का कोई डिफरेंस आता है तो ये पे स्टार्ट नहीं होती चीज। अभी तक नोट एक्सपोर्टर मैंने जॉब नेम दे दिया, इंटरवल दे दिया, उसके बाद टारगेट में मेरी इसकी आईपी क्या थी, इसकी आईपी थी 3.283.22.185। अच्छा, पहले मैंने बताया था कि जो नोट एक्सपोर्टर होता है वो कम्युनिकेट करता है पोर्ट 9100 पे, तो इसकी मैंने पोर्ट दे दी। अच्छा, मैंने इसको देखें, मैंने टारगेट तो इसको दे दिया, लेकिन अगर मैं अपने जब प्रोमीथियस पे जाता हूँ तो मेरे इधर टारगेट्स में शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रोमीथियस अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल एट द टाइम ऑफ स्टार्ट रीड करता है, और जबकि यहाँ पहले से प्रोमीथियस रनिंग था। तो मैं क्या करूँगा, हमारा सेम कमांड sudo system control रीस, पहले डीमन लोकल। अब ये एक्टिव एंड रनिंग बता रहा है, इसका मतलब है कि मेरा सही काम कर रहा है। मैं वापस अपने सब प्रोमीथियस पे जाता हूँ और इसको करता हूँ, अभी भी ये शो नहीं कर रहा। अच्छा, ये क्यों नहीं आ रहा, ये देखना पड़ेगा। मैं पहले जाता हूँ। अच्छा, ये मैट्रिक्स शो कर रहा है, यानी इसका मतलब है मैंने प्रोमीथियस फाइल में कोई गलती की है। अच्छा, ये देखें ना आप, मैंने आईपी गलत दी है इसकी, 238 है, और मैंने इधर क्या दी थी, 280, नहीं सॉरी, 283 दे दी थी, 238 है। मैं वापस वही कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। एक्टिव एंड रनिंग है, मैं अभी जाता हूँ दोबारा।
अच्छा मैं अपने जाता हूँ, ये सर्वर मैंने बनाया था इस पे। एक सेकंड में अपना अपना AWS का अकाउंट लॉगिन कर लूँ पहले। आप लोग 5 मिनट दीजिएगा। मसला समझ आया आप लोगों को? किसी को मसला समझ आया? रिस्टार्ट नहीं हो रहा। सर समझाए ना आप। अच्छा मसला ये था कि हम स्टार्ट कर रहा था मैं बार बार ना उसको रीस्टार्ट नहीं कर रहे थे ना आप, रीस्टार्ट कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टॉप होगा, फिर जब रीस्टार्ट होगा तो उसको फिर करेगा रीड। तो मैं उसको स्टार्ट ही कर रहा था बार बार, तो स्टॉप हो नहीं रहा था, ऑलरेडी स्टार्ट। मैं ये समझा कि शायद कमांड ही स्टार्ट की होती है, रीस्टार्ट होता है। वही मैं, ये छोटी छोटी गलती होती है जो बंदे का कभी भी जहन में नहीं आती। ठीक है, अब मैं इधर जाके क्लिक करता हूँ, अब ये सारे मैट्रिक्स देखता है। अब आप किसी को ये चीज समझ आ रही है सब चीजें? और किसी मैं बंदे को बिठा दूं नॉक पे कि इसको मॉनिटर करो तो ये इसको नहीं कर सकता। ठीक है, तो नहीं क्या लिखा हुआ है मैम स्टैट्स को अजीब सी। तो इस तरह से हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, ग्रिफाना, तो इन सब चीज़ों को एक विजुअली फॉर्म में स्टोर करता है। तो मैं पहले अब ग्रिफाना को भी अपने प्रोमीथियस सर्वर पे ही रन करूंगा। इसकी भी कमांड याद करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिंपल ये कमांड्स है। इसको हम 1 बाय 1 अपने प्रोमीथियस सर्वर पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वही wget की कमांड जिसके जरिए हम ग्रिफाना को इधर सक्सेस हो गया। अब इसका जो पैकेज डाउनलोड हुआ है उसको हम
सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अच्छा इधर एरर क्या है? वर्जन चेक कर लेगा, हो सकता है वर्जन चेक। तो वर्जन नहीं चेक कर रहा था। सही है। उसके बाद मैं तो वही सेम चीज़ मैं इसको एज अ सिस्टम एज अ सर्विस सॉरी रन करने के लिए वही सेम कमांड्स को एग्जीक्यूट करूँगा। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती, इसकी ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन हम उसके थ्रू करते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है, इनेबल हो गया कि अब हम स्टार्ट कर देंगे। तो अगर इसको स्टेटस देखना है तो ये भी एक्टिव एंड रनिंग है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग जाएंगे, मेरे इसकी आईपी क्या थी सर्वर की, Grafana जो है 3000 पोर्ट पे एक्सेस होता है। जो फर्स्ट टाइम लॉगिन पेज का जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो एडमिन एडमिन ही होता है। जो पासवर्ड मैं डालता हूँ जिस तरह फॉर एग्जांपल बिलाल
2 3 अब ये जो है मेरा ग्रेफाना का डैशबोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं क्रिएट पे, यानी डैशबोर्ड अगर क्रिएट करना हो या अगर इंपोर्ट करना हो तो मैं यहाँ करूँगा। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि सबसे पहली चीज़ जो कॉन्फ़िगर करने की चीज़ होती है वो होती है डाटा सोर्स। तो उसके लिए मैं जाऊँगा एक्सप्लोर अलर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ का मैंने डाटा सोर्स पे क्लिक किया। अच्छा, अब ऐड डाटा सोर्स। अब मैंने डाटा सोर्स कौन सा करना है, अब ये डिफरेंट आ रहा है, प्रोमीथियस आ रहा है, ग्रेफाइट, जो भी ये ग्रेफाना सपोर्ट करता है, ठीक है। फिलहाल मैंने प्रोमीथियस को करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब ये सब चीज़ें डिफॉल्ट रहता है, मुझे बताना है कि मेरा वो प्रोमीथियस डाटा सोर्स है कहाँ पे। अच्छा, मैं ये एक ही सर्वर पे दोनों को रन कर रहा हूँ तो मैं इसको दूंगा लोकल होस्ट पे 1990 पे इसको एक्सेस कर लो। आगे सब चीज़ें वैसी रहती हैं। यहाँ आकर मैंने डाटा सोर्सेज वर्किंग, यानी मेरा डाटा सोर्स ऐड हो चुका है। अब मैं जाता हूँ अपने डैशबोर्ड्स पे। अब यहाँ तो ये है कि मैं इधर, ये मेरा डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रैच से खुद बनाऊंगा। ये जो ऑप्शन आ रहा है ऐड पैनल का, ये ऑप्शन है सेव सेटिंग्स के लिए, ये डिफरेंट इसकी सेटिंग्स है। जेसॉन मॉडल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जेसॉन मॉडल आता है, लेकिन ये अभी नहीं आएगा। जब मैं इसमें कुछ बनाऊंगा तो उसके बाद आता है। उसके बाद साइक्लिक व्यू, जैसे व्यू चेंज करने के लिए, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। स्केप करता हूँ मैं। और ये क्या कह रहा है कि डैशबोर्ड का इंटरवल, यानी मेरा लास्ट 6 आवर्स का डाटा शो करेगा इस पे। जितने भी मेरे ग्राफ्स अगर कोई बनता है तो उन सब पे 6 आवर्स का डाटा शो करेगा। इसको मैं जैसे चेंज भी कर सकूँ। ये क्या है, 5 मिनट से लेके दिस ईयर सो फार, यानी जितना भी डाटा वो सारे ग्राफ पे शो करने लग जाएगा। तो इसकी जो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप उधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जूम इन, रिफ्रेश का ऑप्शन। अच्छा, मैंने पैनल ऐड करना है, ऐड पैनल में गया, ऐड न्यू पैनल पे क्लिक करूंगा। अच्छा, सबसे पहले पैनल का नाम दे दिया। पैनल का नाम दे देता हूं मैं रैम। को डिस्क्रिप्शन देनी है वो देते हैं। फिर विजुअलाइजेशन आप दें। विजुअलाइजेशन किस टाइप की देना चाह रहा हूँ मैं, कोई ग्राफ देना चाह रहा हूँ, कोई स्टैट्स यानी 12.4 कुछ लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ चीज़ें, बार गॉज है, टेक्स्ट है, टेबल है, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ है। बाकी एक्सेस होगा, अगर ग्राफ होता है तो एक्सेस आपको पता है, एक्स एक्सेस होता है और वाई एक्सेस, उनके यूनिट्स वगैरह जो भी कन्फिगर करना था आप इधर कर सकते हैं। अच्छा, जो मेन चीज़ है इसमें जो देखने वाली है वो है यहाँ पे, यहाँ इधर लिखा हुआ है एंटर अ प्रॉम्प्ट क्यूएल क्यूरी, यानी जो भी हमने डाटा को फ्रेश करवाना है, डाटा सोर्स। अब मेरा नोट एक्सपोर्टर था तो मैं इधर सर्च करता हूँ, मैं नोट कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरा आ गया नोट। नोट के अंदर गया। अच्छा, अब नोट के अंदर ये मैट्रिक्स दे रहा है मुझे, क्या दे रहा है, नोड आर्प, एंट्रीज, सीपीयू वगैरह डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। डिस्क के सारे मैट्रिक्स दे रहा है इसको। मेमोरी, ठीक है। अब मेमोरी रैम को कहते हैं। अब मैंने कह दिया मुझे दे दो, अभी देखिए कितने सारे मैट्रिक्स इधर शो कर रहा है। तो इसका मतलब है डाटा रेजोल्यूशन इसकी बहुत हाई है। मैं कहता हूँ मेमोरी टोटल बाइट्स, यानी मेरे सिस्टम में जितनी भी मेमोरी है उसकी बाइट्स दे देगा ये। अब सिस्टम कौन सा है मेरा, तो मैं ब्रैकेट में गया, इंस्टेंस। अभी तक ऑटोमेटिक दे रहे जो भी मैंने इंस्टेंसेस प्रोमीथियस पर कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, ठीक है। बिलाल भाई, एक क्वेश्चन ये है कि जो प्रोमीथियस में जो मैट्रिक्स हम जो हमें मिले हैं वो स्पेसिफिक हम नहीं निकाल सकते कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट, हमें सिर्फ मेमोरी यूटिलाइजेशन को ही मॉनिटर करना है, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन जी। यहाँ पे तो उसने पूरी की पूरी डिटेल मैट्रिक्स में दे दी है। तो इसमें तो हमारी अगर कोई हार्ड ड्राइव है या एसएसडी हमने लगाई है तो वो मतलब कर देगा।
ये जो चीज होती है हम प्रोमीथियस की म्यूट कर लें। अच्छा, प्रोमीथियस की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है हम वहाँ पे जाके इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो मैंने जहाँ अपनी आईपीस दी थी ना। जी मैं वही जानना चाह रहा था कि वो पहले से ही आपने वो डिफाइन किया हुआ था कि मैं क्या रिक्वायरमेंट है। जी वहाँ पे मैंने, अच्छा मैंने सिर्फ टारगेट आईपी दी थी, उसके बाद मैं कोई भी माइक म्यूट कर लें। अच्छा वहाँ पे मैंने कोई अपने टारगेट्स नहीं दिए हुए थे कि मेरे को स्पेसिफिक मैट्रिक्स चाहिए, तो इसने सब मैट्रिक्स को शो करवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ मेमोरी रिलेटेड मैट्रिक्स चाहिए या सिर्फ सीपीयू रिलेटेड मैट्रिक्स चाहिए, तो वहाँ पे जाके उधर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, ये ऑप्शन मौजूद है प्रोमीथियस का। उससे ये होता है कि हमारी डाटा सेट। जी थैंक यू बिलाल भाई। अच्छा मैंने इसको अप्लाई किया, अब ये क्या है, मेरा मैट्रिक्स मेमोरी की जितनी भी यूटिलाइजेशन है वो शो कर रहा है। अच्छा अभी आपको ये इसका नजर आ रहा है 2.7 बिलियन 2.75 बिलियन, तो ये किस में शो कर रहा है, बाइट्स में, सॉरी। तो मैं जाता हूँ एडिट, अब मैंने एक्सेस डिफाइन करना है, कौन सा एक्सेस है, वाई। तो मैं ये एक्सेस में गया, वाई पे गया, इसका यूनिट मैंने इधर सिलेक्ट किया। अब ये रैम क्या है, डाटा है, तो मैं इधर से नीचे सर्च किया डाटा, डाटा पे गया, मैंने इसको बाइट्स ऐसे ही कर दिया और इसको मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। अभी ये तकरीबन 2 GB शो कर रहा है और मेरा एक्चुअल में सर्वर भी 2 GB का ही है। अच्छा अब हमने कोई और पैनल ऐड करना, तो मैं उसी पे यहाँ ऐड न्यू पैनल, यहाँ से मैंने इसकी फ्रॉम QL क्यूरी खुद बनाई, नोट पे गया, जो भी मुझे अपना इसका मैट्रिक है इंस्टॉल करना है इस पर या क्यूरी करवानी हो, मैं इधर सेलेक्ट करूँगा, उसकी फिर आगे पैरामीटर देके कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे प्रॉम्प्ट QL क्यूरी नहीं है अभी, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, नहीं सॉरी यार, सेव किया ऐसे से, ठीक है। अब मुझे ग्रेफाना की प्रॉम्प्ट QL क्यूरी नहीं आती, तो मैं क्या करूँ, तो मैं जाऊँगा इधर से डैशबोर्ड क्रिएट पे और इंपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं ग्रेफाना की ऑफिशियल वेबसाइट से उसका URL दे दूँ, डैशबोर्ड का आईडी दे दूँ, या अभी अब इसको एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा था, मैंने इसको जैसा पहले बताया था कि मैंने शेयर करना है, तो मैं सेटिंग्स में गया, इसका जेसन मॉडल ये आ रहा है सारा। अब ये पढ़ना कोई मसला नहीं है, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से गया गया और यहाँ आ रहे इंपोर्ट वाया पैनल जेसॉन, तो मैंने यहाँ आके इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से लोड करवा दिया। अब ये क्या है, नेम सेम कर लेता हूँ, उसके बाद ये आईडी डिफरेंट है, तो मैं कोई भी आईडी दे देता हूँ, वो करके दे देता हूँ और इसके बाद इंपोर्ट करवा लेता हूँ, तो मेरा वही पैनल आ गया दोबारा। ये है कि आप जेसॉन के थ्रू इसको इंपोर्ट करवाएं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप ग्रेफाना की वेबसाइट पे जाए, अब इधर मैं सर्च करता हूँ भाई मुझे नोड एक्सपोर्टर चाहिए, नोड एक्सपोर्टर, ठीक है, ग्रेफाना की वेबसाइट आ रही है, इधर मैं गया, अब मुझे ये वाला जो है इसकी आईडी दी हुई है 1860, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी पेस्ट, और यहाँ लोड क्या करेगा, ग्रेफाना की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर लेगा। डाटा सोर्स मेरा क्या था, प्रोमीथियस, इंपोर्ट कर, अच्छा इसका देख लें, डाटा सोर्स क्या है, प्रोमीथियस है इधर डाटा सोर्स में, डिपेंडेंसी डाटा सोर्स आ रहा है प्रोमीथियस, ये आप चेक कर लिया करें कि प्रोमीथियस ही होगा, प्रोमीथियस के अलावा कुछ छोड़ोगा तो ये काम नहीं करेगा। अब इसने मेरे सारे स्पेक्स शो करवा दिए,
ये मैंने तकरीबन 6 बजे बनाया था सर्वर, तो ये टाइम भी बता रहा है, इसकी रैम बता रहा है, जो ऐप कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ। इसका जो रूट वॉल्यूम है वो 8 GB है। अच्छा 8 GB में इसको, बल्कि मुझे AWS करना पड़ेगा। बाकी अब सारे 19% रैम यूटिलाइज हुई है, CPU 0.8% है, और सारे डैशबोर्ड्स ये शो कर लिया। और ये प्लेंटी ऑफ मैट्रिक्स इधर शो कर रहा है। आप इधर ये रोज में जाएं, इसके अंदर बहुत मैट्रिक्स है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला सिस्टम लोड का मैट्रिक्स नहीं चाहिए, अब मैं इसको अपने हिसाब से भी कॉन्फ़िगर करता हूँ। मैंने क्या किया, जैसे रिमूव कर दिया। बाकी इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये इन केस है कि अगर आपको PromQL क्यूरी लैंग्वेज नहीं आती। अगर आपको आती है तो आप फिर ऐड पैनल में जाएं, ताकि इसकी पूरी PromQL लिखें, और बाकी इसका जो विजुअलाइजेशन है, यानी आपने कौन सा ग्राफ बनाना है, किस टाइप का ग्राफ बनाना है, उसकी y वैल्यूज, x वैल्यूज जो भी है वो यहाँ जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? डेटाबेस का बैकअप कैसे मिलेगा? इसका बैकअप जिस तरह सिंपल हम सर्वर्स का बैकअप लेते हैं, उससे हम ले सकते हैं। सही। अच्छा, दूसरा ये कि जिस पे ये है सर्वर, हम उस सर्वर को भी मॉनिटर कर सकते हैं। सर्वर पे इंस्टॉल्ड है। लोकल होस्ट पे कर रहा था ना, जो हम इधर गए थे, लोकल होस्ट जो है ये अपने आप को भी कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है बनवाने के लिए। कहाँ गया? अच्छा सॉरी, नोड एक्सपोर्टर इस पर गया। अब यहाँ से इसने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ये सेम हम WMI एक्सपोर्टर के साथ भी इसी तरीके करेंगे। अच्छा, WMI एक्सपोर्टर करेंगे ना हम, तो हम पहले विंडोज पे WMI एक्सपोर्टर करके उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने आईपी देती। उसके बाद जो मसला आता है ना, वो यहाँ पे आता है। अगर मैं आपको अभी शो करवा सकूँ, अभी हमारा नोट एक्सपोर्टर था तो हमने जैसे नोट सेलेक्ट किया था, ठीक है। अच्छा, इसमें भी WMI शो नहीं कर रहा, नहीं तो यहाँ पे ना विंडोज एक्सपोर्टर आता है, जैसे हिस्टोग्राम्स, गो, नेट, नोड आ रहे ना, इधर आते हैं विंडोज। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ही, इसकी भी PromQL क्यूरी कैसे बनेगी। ये PromQL क्यूरी बन रही है नोड के हिसाब से। अगर WMI एक्सपोर्टर होता ना तो मेरा यहाँ पे ये चेंज हो जाता, नोड की जगह आ जाता विंडोज। ये डिफरेंस आता है। इससे ज्यादा अगर ये आर्प एंट्रीज का जो है मैट्रिक विंडोज में सपोर्टेड होगा तो यहाँ पे आर्प एंट्री शो कर देगा। और फॉर एग्जांपल मुझे पूरा नहीं पता, तो मैं जैसे नोट करता हूँ तो मुझे ये सारी नीचे लिस्ट दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा नोड मेमोरी, इसके आगे मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी ये क्या हो गया। नोड नीचे उसके आगे मुझे सारे दिखाते हैं इसके नोड मेमोरी के आगे ऑप्शंस कौन से हैं। जिस तरह हम उस विजुअल स्टूडियो कोड पे जब कोई टाइप कर जाता है तो सजेशंस दे रहा होता है, इस तरह ये हमें सजेशंस दिखा रहा है। इंटेलिसेंसेस जी इंटेलिसेंस कहलाते हैं, इंटेलिसेंसेस जी। अच्छा, इसमें ये बताइए नोड एक्सपोर्टर, जैसे अभी आपने इसमें WMI एक्सपोर्टर नहीं, यानी क्या मतलब जिस पे प्रोमीथियस का सर्वर बनाऊंगा उस पे भी डालना पड़ेगा WMI एक्सपोर्टर, तब वो उसको चला पाएगा? WMI एक्सपोर्टर जो होता है वो सिर्फ मॉनिटर सर्वर होता है, जिस सर्वर को मॉनिटर कर रहे होता है तो उस पर इंस्टॉल होगा। जी, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा ना, इसलिए, वरना तो बाय डिफॉल्ट में शो होना चाहिए। जब हम वो कॉन्फ़िगर करेंगे ना, जब उसको प्रोमीथियस की YAML फाइल में जाके आईपी देके और 9182 पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक शो करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, सही। अच्छा, अगर आपको मैं दिखा सकूं, लेकिन एक सेकेंड मुझे दें, मैं आपको अगर अपना शेयर करेंगे ये डैशबोर्ड को दोबारा से मैं देखूं।
ये डैशबोर्ड जो है ना बेसिकली जो हमारे लिनक्स के सर्वर्स हैं उनको शो कर रहा है। अच्छा, एक और चीज जो है ग्रेफाना में हम यूजर्स भी बना सकते हैं। जिस तरह अभी आप इधर देख रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शंस कम शो हो रहे हैं, तो मैं एज अ व्यूअर यानी मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ, मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता इस पे। अगर मैं एज ए एडमिन पैनल होता तो मैं और भी काफी चीजें कर सकता था। ठीक है, अब ये जो लिनक्स का जो है डैशबोर्ड, अब जो ये रो है ना रिसोर्स ओवरव्यू वाली, ये जो है 1 2 3 4 ये हमारे लिनक्स का सर्वर चल रहे हैं, तो उन चारों सर्वर्स की एक ही जगह पे डिस्प्ले कर रहा है। उसका सीपीयू यूज कितना है, उसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन, उसकी पार्टीशन यानी डिस्क, सारे उसका डाटा शो कर रहा है, उसका अप टाइम दे रहा है। जैसा मेरा जो पहला सर्वर है वो 17.03 वीक से अप है, और इन केस मॉनिटरिंग करना चाहूँ कि मुझे ये 54.179 सर्वर को ही व्यू करना है, और इसके जितने भी मैट्रिक्स हैं मुझे यहाँ शो कर रहा है। ये जितने मैट्रिक्स शो कर रहे हैं सिर्फ एक सर्वर की कर रहा है जो मैंने ऊपर से जाकर सिलेक्ट किया था। अब इसकी जो पार्टीशंस है वो बता रहे हैं, इसका सीपीयू कितना बिजी है, मेमोरी है, स्वैप है और वीक है, सीपीयू कोर्स कितनी है, इसमें रैम कितनी है, इसकी नेटवर्क बैंडविड्थ जो यूज हो रही है, अपलोड और डाउनलोड, ये सब चीजें बता रहा है। और बाकी मैं जाता हूँ तो एक मैंने लिनक्स का भी किया था। अच्छा, ये वाला जो था जो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है शेज लिनक्स डैशबोर्ड के नाम से, ये भी मैंने ग्राफाना की साइट से उठाया था और मैंने इसको कस्टमाइज किया था। बाकी ये जो है नेटवर्क ट्रैफिक है, मेमोरी यूजेज है, बाकी रैम यूज, फ्री मेमोरी कितनी रह गई है, इसकी हो गया, सारी चीजें में शो कर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। विंडोज वाला आपने दिखाया था, वो दिखा सकते हैं? विंडोज वाला जो है, विंडोज वाला मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है अभी, मैं जस्ट दिखा देता हूँ। मैनेज पे जाएंगे, अच्छा इसमें थोड़े और ऑप्शंस आते हैं। इसमें क्या है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिखा रहा है कि कौन सा इंस्टॉल हुआ है सर्वर पे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर है, इमेज है, ये 12R2 है, और ये ऑपरेटिंग टाइम है इसका, सीपीयू कोर्स बता रहे, सारी चीजें इसकी बता रहा है। ये बाकी वही सेम सिचुएशन कि मैं कोई भी सिलेक्ट कर लूँ तो उसकी एक सर्वर की डिटेल मॉनिटरिंग मुझे दिखा देगा। इसका सी ड्राइव का स्पेस फ्री इतना रह गया है। इसमें जैसे कलर चेंज हो रहा है तो हम थ्रेशोल्ड को डिफाइन करते हैं कि कितने में जो है वो कलर ऑरेंज हो जाए या ग्रीन हो जाए या रेड हो जाए, या इसका डिफॉल्ट अपनी कोई सेटिंग इसका डिफाइन करते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं। सही, लेकिन आई एम सॉरी मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने एडमिन के उससे अकाउंट से लॉग इन नहीं किया। सही है। और बाकी नीचे उसकी सारी डिटेल आ रही है। ये जो है ये तो एक ओवरऑल पूरे विंडोज के जितने भी सर्वर्स हैं उनका दिखा रहा है, और जो ये वाली रो है रिसोर्स डिटेल्स, ये आईपी मुझे बता रहे हैं, इस आईपी पे जो सर्वर लगा हुआ है उसकी डिटेल्स ये हैं। जो सर्वर को डिटेल करना हो तो मैं इधर से ऊपर से जाऊंगा इंस्टेंस से और उसकी सिलेक्ट की और यहाँ उसकी बता रहा है। सर एडमिन से लॉगिन करके दिखा सकते हैं अभी? एडमिन से लॉगिन करके मुझे फिर 2 मिनट में करके दिखा रहा हूँ आपको। इसका एक्सपोर्ट या ना बहुत डैशबोर्ड बना रहे पूछ जैसे आपने इंपोर्ट किया दूसरे का वैसे। देखिए वो कम्युनिटी एग्री, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ आपसे। या मुझसे बाद में कॉन्टेक्ट करना, मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा पूछ के, सही क्योंकि जिसका है उससे भी इजाजत लेनी पड़ेगी ना यार। आते हैं WMI एक्सपोर्टर वाले जो है वो मिल जाते हैं, अगर वहां पे सब मिल जाएंगे, मैं भी आपको बता देता हूँ। गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ सर्च करने वाला बंदा होना चाहिए।
सर एक दिन सर्चिंग के लिए भी क्लास लीजिए। या मेरी नहीं है, आपको बताएगा सही। ये अकाउंट मुझे मेल सीधा आते हैं। एक सेकंड, शायद मिल जाए। नजर आ रही है स्क्रीन आपको? बिल्कुल आ रही है सर। अब क्या करके दिखाना है? वो जो ग्रे कलर की बात कर रहे थे ना कि किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो दिखा दीजिए। एक सेकेंड, मैनेज विंडोज। अच्छा, इसका ये कलर चेंज हुआ है तो मैं जैसे जाता हूँ, एडिट पे गया, अब ये है मेरा मेमोरी। ये थ्रेशोल्ड शो हो रहा है ना, कॉलम सेल्स पे जाके जो थ्रेशोल्ड शो हो रहा है ये है। इधर मैंने किया है कि 50% पे येलो हो जाएगा, अगर 80% से अबव गया तो रेड हो जाएगा। ये बेसिकली इसके रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। अब जैसा होस्ट नेम है सब डिफाइंड हो। सर रूल दिखाइएगा। ये रूल देखने, ये थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है। जैसे जो थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं कि 50, 80 और इसके कलर मोड इन कलर को चेंज कर सकते हैं ना? जी, कलर पे क्लिक किया, कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। अच्छा, ये है मेमोरी यूजेज। हाँ थैंक यू जनाब। सही। कोई और क्वेश्चन किसी का? भाई ये पूछना था कि हम इन जो रहे हैं यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है, तो ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ 200 सर्वर चल रहा है तो हमें ये मैनुअल जाके चेक करना पड़ेगा, इनके ऊपर कोई ऑटोमेटिक भी हो सकती है कि जिनके देखें, अब इधर ग्राफाना पे आपको एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं डायनेमिकली हो कि मैं एक ही डैशबोर्ड बनाऊं, जिस तरह ये डैशबोर्ड्स बनाए हुए मैंने, इस पे मैं सब पे डाटा एक साथ शो हो रहा है। अब इसका ये यानी 1357 का डाटा शो हो रहा है। अब मैं किसी और को डाटा शो करने की डैशबोर्ड कहते हुए सिर्फ ये डायनेमिक डैशबोर्ड है, ये बन सकते हैं, लेकिन इसका जो क्या कहते हैं डाउनफॉल है ना, इस पे हम अलर्ट्स कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। अगर हमने अलर्ट्स कॉन्फ़िगर करने हैं जिस तरह के परसेंटेज शो होने, चेंज होने पे मेरा कलर चेंज हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर 80% से अबव जाए ना तो ईमेल आ जाए या फिर मुझे एसएमएस आ जाए या कोई वी चैट स्लैश जो भी यूज कर रहे हैं तो उस पर मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, तो वो नहीं कर सकते फिर हम ये डायनेमिक डैशबोर्ड पे। उसके लिए फिर हमें एक जुगाड़ कह लें, कुछ भी कह लें, कि हमें दूसरा नया डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। वहाँ जिस मैट्रिक पे हमें चाहिए अलर्ट, सिर्फ उसको डिफाइन करें, उसकी आईपी डालें और फिर उस पर अलर्ट कॉन्फ़िगर करें। वो बैक एंड पे चलता रहेगा डैशबोर्ड, सारा डायनेमिक यूज कर रहा है। सही।
स्लाइसर आपने बनाए हुए हैं, जी तो इसमें जो 2 स्लाइसर बनाए हुए हैं आपने, एक ओवरव्यू का है और एक जो है वो डिटेल का है। जी अगर इसमें तो डिटेल है, अगर दूसरा वाला इस पे क्लिक करूंगा ओवरव्यू के ऊपर, तो क्या नीचे वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी सारी डैशबोर्ड? मतलब ये लिंक है ओवरव्यू का डिटेल के साथ? ये जो है इसको हम छोड़ देते हैं। ये जो है ना, इसके साथ लिंक किया मैंने इंस्टेंस के साथ। मैं जैसे इंस्टेंस पे ये सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी आईपी चेंज हो गई, इसका डाटा भी चेंज हो गया। तो ये ओवरव्यू के साथ कोई लिंक नहीं है सर? नहीं, ओवरव्यू पे सब शो हो रहा है। लिंक बना सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। सर ये जो आपने आईपी से इंस्टेंस बनाया हुआ है, इसको डोमेन नेम से बना सकते हैं? यार लिनक्स पे प्रॉब्लम शो कर रहा था, देखें विंडोज पे तो ये शो कर रहा है, इसके जो डोमेन नेम है ना, या होस्ट नेम है, फ्रंट एंड सीआरएम या शेड्यूलर या एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है, ये शो हो जाता है। लेकिन लिनक्स पे मैं भी सर्च कर रहा था, मुझे नहीं मिला। लिनक्स पे हम आपकी आईपी से ही काम कर रहे होता है। अच्छा, डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफरेंट डिटेल देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर विंडोज का अगर सर्वर है तो उसकी जो मैट्रिसेस हैं वो डिफरेंट होंगे। तो बताए मुझे नजर आ रहा है कि वो ज्यादा ही मैट्रिसेस दिखाते हैं। देखिए मैट्रिक्स थोड़े नहीं है, अगर हम इधर इस पे जाएं, नोड पे जाएं, तो इसके भी मैट्रिक्स कम नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये बार स्क्रॉल बार मैं दिखा सकूं, ये देख रहे हैं आप कितनी नीचे है। जी जी, इतने सारे मैट्रिक्स हम मॉनिटर भी नहीं कर रहे होते। तो इसमें से क्या करते हैं, ज्यादा किसी भी इन्वायरमेंट में अगर काम करें, ज्यादा से ज्यादा मेमोरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर लिनक्स का तो मेमोरी हो गया, स्वैप हो गया, सीपीयू हो गया, उसका अप टाइम हो गया, और उसके बाद उसका स्टेटस के अप है या नहीं। ये 6 से 7 जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आपने जितनी डिटेल मॉनिटरिंग करनी है आप करते रहें, आपको इसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अच्छा, जितने प्रोसेस मॉनिटर कर रहे हैं उन सबका जितना भी डेटा आ रहा होगा वो एक ही फाइल के अंदर डंप ये हो रहा होगा जी डेटाबेस के अंदर? जी। अब हम देखें ग्रेफाना के ऊपर जाके हमने गिनती के 1 2 3 या 10 मैट्रिक्स वो शो करवा रहे हैं, लेकिन प्रोमीथियस सारे ही अपने पास सेव कर रहा है। तो हम इसमें से कम कर सकते हैं कि जिससे पहले भी बात की थी कि अगर हम प्रोमीथियस की फाइल में जाके वहां उधर डिफाइन करते हैं कि भाई मुझे सिर्फ मेमोरी का चाहिए, वो सिर्फ मेमोरी के ही मैट्रिक्स स्क्रैप करेगा, और इससे क्या होगा कि हमारा स्टोरेज भी बच जाएगा। अच्छा बिलाल साहब, सेकेंडली ये भी एसएनएमपी से ही मॉनिटरिंग कर रहा है? ये एचटीटीपी पे कर रहा है। अच्छा, एसएनएमपी जो डिवाइसेस होती है, नेटवर्क डिवाइसेस, उसके लिए भी इसका एक एक्सपोर्टर आता है। ठीक है। अच्छा, तो ये सारा जो आप अभी दिखा रहे हैं ये मिब नहीं है? जी, ये अभी जो आपने स्क्रीन पर दिखाया हुआ ये मिब नहीं है? मुझे आपका लास्ट नहीं है। अच्छा MIB इसके अलावा नहीं, एचटीटीपी है। MIB अच्छा, इसमें मुझे सही है ये वाले जैसे हमने जैसे ये डेटा हमारे पास आ रहा है, तो अगर एक सर्टेन जैसे स्टोरेज की लिमिट है, अगर वो लिमिट एक्सीड करती है मतलब उसकी रिक्वायरमेंट, तो क्या ओवरराइड करना शुरू कर देता है वो, या वो रुक जाएगा? प्रोमीथियस में डिफॉल्ट होता है, अगर मैं गलत ना हूं तो 15 डेज का होता है। मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि 15 डेज के बाद जो डाटा था डिलीट करता रहता है। उसको हम जाके कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं कि हम 7 डेज के बाद उसको डिलीट कर दें, जो पुराना डाटा है ना। मैक्सिमम कितना स्टोरेज है? मैक्सिमम जो डिपेंड करता है आपकी हार्ड ड्राइव पे है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट 15 दिन का होता है बाय डिफॉल्ट। अगर कर दे तो आप 10 साल 15 साल का भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आपकी हार्ड ड्राइव सपोर्ट कर जाए। ये ना जितना आप 5 GB के लगाएंगे तो उतना डाटा स्टोर नहीं होगा ना। अगर हम 600 GB या 1 TB के लगाते हैं तो वो और डाटा स्टोर कर सकता है। अच्छा, ये मुमकिन है कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, तो हमने एक रख लिया रिटेंशन, जैसे इसमें 1000 जो है वो से फॉर एग्जांपल या सॉरी 100 डेज का या 365 डेज का डेटा हो, बाकी जो उससे आगे का डेटा हो उसका डेटा जो है वो हम किसी इन्फ्लक्स डीबी में या किसी में डालकर उसका डैशबोर्ड अलग जिसको हम कर सकते, उसको हम उसकी ये चीज हम कर सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि 100 डेज के बाद का जो डाटा है ना, वो उसको आर्काइव करके स्टोर कर लेगा। तो हम बाद में पीछे लिनक्स को कॉन्फ़िगर करके कि ये बैकअप बना दें, किसी और सर्वर पे जाके किसी और स्टोरेज पे जाकर वो सेव करते रहे। इन्फ्लक्स कोई दूसरा डेटाबेस या कोई दूसरा डैशबोर्ड बना दें। वो जरूरी नहीं है कि इन्फ्लक्स जीपीयू, अगर आप लोगों ने AWS पढ़ा हुआ है, जी जी, AWS में जैसे S3 है ना, ऑब्जेक्ट स्टोरेज,
वहां भी जाके हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमारा डाटा उधर जाके सेव होता रहेगा। सही है, ऑटोमेटिकली फिर उसको मूव करता है। जी, वो फिर हमें लिनक्स की, अब जो इसकी जो डाटा की है ना, अभी स्टोरेज की बात कर रहे हैं, इसका प्रोमीथियस से लेना देना नहीं है। अब इसको हम फिर प्योर लिनक्स आ जाएगा कि लिनक्स में हम इसको किस तरह कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि इसका डाटा आर्काइव करके उधर स्टोर करता रहे S3 पे या किसी भी एक्सटर्नल सर्वर पे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है ना, हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए अच्छे को कहते हैं साल भर की रखनी है। एग्जैक्टली, वो भी अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकता है। कोई और क्वेश्चन? सही है, आप इसको थोड़ा सा हैंड ऑन करेंगे तो पता चलेगा। मेरी सर्टेन रिक्वायरमेंट सिर्फ विंडोज ही की। नेक्स्ट प्लान है कोई आपका वेबिनार का, या बस एक ही आपने करना था? यार फिलहाल तो अभी सिर्फ वेबिनार था एक, अगर फीडबैक आता है किसी को जरूरत होती है तो हम कोर्स भी इंशाल्लाह इसको इंक्लूड कर देंगे। ये टाइम पे डिपेंड करता है कि टाइम कितना है। तो नॉर्मली जो हम नजर आते हैं क्लाउड में मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डैशबोर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया जी जी। अब इसका ये मसला है, जिससे मैं अगर AWS का क्लाउड वॉच यूज करता हूँ तो मैं उस पर कोई एज़्योर की रिसोर्सेज नहीं बना सकता, जिससे वो वहाँ पे कहते हैं कि मल्टी क्लाउड पे जाना है, हमने मल्टी क्लाउड करना है। तो मल्टी क्लाउड पे क्या होता है कि ओपन सोर्स टूल ज्यादा यूज होते हैं, जिससे वो हमने CI/CD की बात करते हैं, जेंकिंस या टेराफॉर्म क्यों यूज होता है ज्यादा, क्योंकि अगर मैं वो जेंकिंस की जगह AWS की सर्विस यूज करूंगा तो वो सिर्फ AWS तक ही रहेगी। अगर मुझे गूगल पे जाना है तो फिर गूगल की सर्विसेज अलग से सीखनी पड़ेंगी। लेकिन जेंकिंस क्या होगा, वो मेरा किसी भी क्लाउड पे चल जाएगा, और इन केस अगर मेरा कोई ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उस पर भी चल जाएगा। तो इस तरह से ओपन सोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है हमेशा। सही। अच्छा, अलर्ट बता सकते हैं, अलर्ट कहाँ पे सेट किए जाते हैं? अलर्ट जो है ना, वो बेल पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन चैनल्स पे हैं, इधर आप अपना ईमेल कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। जिससे मैंने ईमेल किया हुआ है तो कॉन्फ़िगर, ये 2 ईमेल्स कॉन्फ़िगर किए। आपको एक तो यहाँ पे आके करना पड़ेगा, उसके बाद ग्रेफाना की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उधर जाके भी आपको थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं। वो अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सही सही। और ये नॉर्मली TLS SSL और TLS सपोर्ट करता है। ये SMTP पे के थ्रू ना अपने गूगल से कम्युनिकेट करके अपना वो ईमेल सेंड करता है। नहीं समझ, SMTP तो आजकल तो खत्म हो गई है, अच्छी नहीं है। मतलब TLS बेस्ड चलता है। सॉरी, मैं SNMP है, SNMP ईमेल प्रोटोकॉल है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, SMTP। ये सिर्फ मेल के लिए यूज होता है, ये प्रोमीथियस ग्रेफाना की कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं हो रहा। नहीं, आई एग्री, लेकिन नॉर्मली जो हम SMTP अब जो आप बता रहे हैं वो पोर्ट 25 पे इस्तेमाल होता है, जो कि अब नोड सिक्योर है, तो जगह ज्यादातर 587 TLS इस्तेमाल होता है ईमेल की कम्युनिकेशन के लिए, आप जो कि एन्क्रिप्शन। आप सही कह रहे हैं, 587 आप जब जाके ना कि इसमें हमें पोर्ट डालनी पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके ना, तो वहां देखें कि गूगल की पोर्ट अलग है। गूगल मेरे ख्याल से 587 या 585 पे ही काम करता है। बाकी अगर आप याहू पे जाएंगे तो याहू का अपना पोर्ट होगा, जो भी उधर से जाकर कॉन्फ़िगरेशन देख के कर सकते हैं आप। सही। उसके लिए ये होगा कि अगर आप अपनी ईमेल बना लें, उसको जाकर कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे ग्रेफाना में, तो आपकी जैसा मेरी बिलाल शेदिल की ईमेल है, तो इस पे मेल कहाँ से आएगी, जो मैंने गूगल की ईमेल कॉन्फ़िगर की होगी वहां से ईमेल आ जाएगी मुझे। सही। और रूल जो लगाएंगे हम, रूल को मतलब अलर्ट के रूल क्या कंडीशन मैच हो तो अलर्ट निकले। जी। अब जैसा, सॉरी मैं आ गया अपने डैशबोर्ड पे, जैसा मैंने रैम पे लगाना है, मैनेट पे गया। अच्छा, अब यहाँ मेरा अलर्ट शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, इसको डायनेमिक किया हुआ है। तो अगर मैं कोई क्वेरी करता हूँ जिसमें नोड की जगह वेरिएबल दिया हुआ है, इसकी जगह मैं सिंपल अपना IP लिख दूंगा, तो वहाँ वो
इधर अलर्ट शो करवाने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं अलर्ट जाके कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो डिफरेंस क्या है इसमें, मतलब डॉलर साइन जैसे जॉब दिया हुआ है आपने, ये कहीं डॉलर डिफाइंड हुआ है? ये नोड डिफाइन हुआ है ना, ये देखिए मैं इधर से सेटिंग में गया, ये डॉलर नोड है और डॉलर जॉब है। जी जी, लेकिन ये इसका डिफाइन कहाँ हुआ है कि डॉलर नोड और डॉलर जॉब है क्या? सेटिंग्स में गया, वेरिएबल्स में गया, यहाँ पे मैं डॉलर जॉब डॉलर नोड, और ये जो है जिस हिसाब मैं देखता हूँ नोड है। नोड का नेम क्या है? लेबल एन कैपिटल एन ओ, ये वाला, यानी जो नोड का ये उसकी वेरिएबल की वैल्यूज ये है। तो चीजें चेंज, मैं ये वेरिएबल आ सकता, लेकिन जैसा यही बताता है इसका डाउन साइड यही है कि इसका अलर्ट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, इनको हम टेम्पलेट वेरिएबल्स कहते हैं। सही है, तो ऐसा चीज है ना, मॉनिटरिंग तो चले, डैशबोर्ड तो हर वक्त कोई देखता नहीं है ना, वो तो उसने एक लगा दिया जी, कि चीज चल रही है और उसकी, लेकिन एक आपने उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सर्वर की रैम कॉन्फ़िगर करनी है, तो मैं उसका मैट्रिक उधर डिफाइन करके उसकी नोड के बजाय ना, चाहे मैंने डॉलर नोड दिया हुआ है वहाँ उसकी मैं स्पेसिफिक आईपी दूं और वहां से फिर उसका अलर्ट जनरेट करो। अच्छा सही है। हम डैशबोर्ड हाइड कर सकते हैं इस तरह के, जैसे अगर मिसाल के तौर पे कोई अलर्ट पर्पस के लिए बनाया हुआ था, हमने डैशबोर्ड बना तो लिया, लेकिन हाइड कर सकते हैं, कर सकते। चले मेरे ख्याल से बैंड कहते हैं। हाँ यार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका यार, काफी नॉलेजेबल है। बाकी 1 घंटे का था। जज़ाकल्लाह बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बस इंस्टॉलेशन के स्टेप्स आप कर सकते हैं, क्योंकि राइट की मैं इंस्टॉलेशन का जो मैनुअल है ना, मैं अभी पूछ के ना इसको अपने फ्री एलएमएस पे रख दूंगा। चलें, अब आपकी बड़ी मेहरबानी, तो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। बस मैंने कोशिश की थी आज के मैं आप लोगों को एक स्क्रिप्ट लिख के दे दूं कि आप सिंगल कमांड से इसको इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे पास टाइम नहीं था। चलिए, वो आप मैनुअल भी दे सकते हैं, उसमें समझ हो जाएगी। सही मैं इंशाल्लाह इसको रखूंगा। बाकी आपकी वीडियो जो आपने रिकॉर्ड हुई है ये सपोर्ट होगी काफी फॉर। जी थैंक यू बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।